जोरदार ताली। बड़ा मनमोहक लग रहा है ये दृश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक्चुअली हमारा ज़िला एक पिछड़ा ज़िला है। यहाँ पे एक्चुअली लोग बहुत सीधे साधे लोग गांव में बसते हैं और निश्चित तौर पे ऐसे में सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना कई रूप में चैलेंजिंग है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। और इसको देखते हुए जो कार्यक्रम सर के द्वारा आज रखा गया है, इसका मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आमजनों को, लोगों तक। आज के इस कार्यक्रम के बाद और अधिक अच्छे तरीके से समग्र रूप से सभी विभागों के बारे में सूचना मिलेगी। जिन कमियों को सर के द्वारा बैठक के समय चिन्हित किया गया, वह निश्चित रूप से एक रिमार्केबल सर के द्वारा चीज़ चिन्हित किया गया है कि समग्र रूप से सभी विभागों के चीज़ों की जानकारी सबके बीच हम लोग परकोलेट नहीं कर पाए हैं, सफल नहीं हुए हैं। उसी की कड़ी में यह कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सफल होगा। मैं इसी क्रम में सर की इजाज़त से अब जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आमंत्रित करूंगा कि वो NFS से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से आच्छादित योजनाओं की जानकारी, इससे संबंधित सतर्कता समिति, आकस्मिक खाद्यान्न कोष आदि के बारे में, एक्ट के बारे में बताएंगे सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज इस सामुदायिक भवन में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में मुखियाओं के साथ जो संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्षा महोदय, अपर उपायुक्त जो हमारे जिला के जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी भी हैं, सिविल सर्जन सर, DSWO मैडम और जिला शिक्षा अधीक्षक, इसके अलावा पूरे ज़िले से जितने भी मुखिया भाई बहन लोग यहाँ पर आए हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे ज़िले के जो गरीब लाभुक होते हैं, खास करके जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत हम लोग जिनको अपनी सेवा दे रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप लोग को मालूम होगा कि हमारे ज़िले में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 2,27,000 कार्डधारी हैं, जिसमें अंत्योदय और PH कार्ड दोनों सम्मिलित हैं। 8,83,000 के लगभग इसमें लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आने के बाद पात्र गृहस्थ की पहचान की गई और उनको खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस अधिनियम में मुख्य रूप से जो पात्र गृहस्थ हैं, जिनको हम लोग खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित कर सकते हैं, उनकी पहचान करते हुए उनको राशन कार्ड निर्गत किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, धात्री माताएं हैं, उनको पूरक पोषाहार दिया जाता है। फिर आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ही 6 माह से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए पूरक पोषाहार सुनिश्चित किया जाता है। फिर अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आप लोग देखते हैं, हमारे यहाँ 4 कुपोषण केंद्र बने हुए हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ही, सेविका के माध्यम से वैसे बच्चों की पहचान की जाती हैं जो अति कुपोषित हैं या अल्प कुपोषित की श्रेणी में आते हैं, और सभी को
पोषाहार और कुशल प्रबंधन के जरिए उनको जो है कुपोषण से सर तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जो पात्र गृहस्थ हैं हमारे यहाँ अभी तक जिनको हम लोग लाभ दे रहे हैं 8,83,000 के लगभग लाभुक जुड़े हुए हैं, जिनको 751 जो पीडीएस दुकानदार हैं उनके द्वारा प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। और सभी मुखियाओं को आप लोग को पता है कि जो प्रायोरिटी कार्ड है जो गुलाबी रंग का होता है उसमें प्रति सदस्य 5 केजी के मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 4 केजी चावल 1 केजी गेहूं का अनुपात भी होता है। और ये पर सदस्य के हिसाब से 5 केजी का इसमें अमाउंट रहता है। और पीएच कार्डधारी को इसके अलावा 1 रुपया के अनुदानित दर पे नमक भी मुहैया कराया जाता है। और जो अंत्योदय कार्डधारी हैं उनके लिए नमक के अलावा चीनी का भी प्रावधान किया गया है। और आप लोग को मालूम होगा ये कार्ड जो भी लाभ लेना चाहते हैं वो 13 तरह के जो अपवर्जक मानक हैं उसका घोषणा पत्र में वो लोग घोषणा करते हैं कि हम लोग ये लाभ से इनका लाभ नहीं ले रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से उनका जो है घर पक्का का नहीं होना चाहिए, 2 कमरा से ज़्यादा का पक्का मकान नहीं होना चाहिए, घर में एसी फ्रिज नहीं होना चाहिए, उनके घर में 4 चक्का वाहन नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से ज़्यादा जो है ज़मीन नहीं होना चाहिए। इनका घोषणा पत्र भर के प्रज्ञा केंद्र में कोई भी लाभुक इसका ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसका सत्यापन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। और सत्यापन के उपरांत जो है वो आवेदन ऑनलाइन जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में आता है और उसका अप्रूवल के बाद उनका राशन कार्ड बनता है। लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि अभी बहुत लोग नया सदस्य जुड़वाने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। और बहुत लोग का ये शिकायत होता है कि आवेदन किया हुआ 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक नाम उसका नहीं जुड़ पाया है। तो इस विषय में आप लोग को हम एक बात बताना चाहते हैं कि राशन कार्ड में अगर किसी का नाम सुधार करना है, कोई डाटा उसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, पता है, आधार नंबर है, इसका अगर सुधार करना है तो सुधार करने के लिए हम लोग उसमें विलम्ब नहीं करते हैं, वो तुरंत हम लोग सुधार कर लेते हैं। लेकिन नया सदस्य को अगर जोड़ने की बात की जाती है तो अभी हमारे ज़िले में लगभग 30,000 से ज़्यादा आवेदन लंबित है, जिनका नाम हम लोग अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं। उसका कारण यही है कि अभी जितना लाभ हम लोग 8,83,000 लोगों को जो लाभ दे रहे हैं वो लगभग जिला के लिए सैचुरेशन पे है। इससे ज़्यादा लोग को लाभ हम लोग अभी नहीं दे पा रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। तो इसके वजह से जिनका आवेदन पेंडिंग है वो रह जा रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों की भी पहचान कर रहे हैं और ख़ास करके इसमें जो मुखिया भाई बहन हैं उनसे हम लोग को काफ़ी मदद की आवश्यकता होगी कि बहुत जगह ये शिकायत मिलती है कि बहुत सारे अयोग्य लाभुक हैं जो इस कार्ड के माध्यम से लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उनका जो है हम लोग पहचान नहीं कर पाते हैं। जो बातें हम लोग के संज्ञान में आती है, जिला लेवल पे आती हैं, तो उनका हम लोग जो है जांच करके कार्रवाई करते हैं। अगर मान लीजिए कोई योग्य नहीं है कार्ड रखने के लिए, वैसा कोई योग्य लाभुक अगर कार्ड रख के गलत लाभ ले रहा है तो उसके लिए जो है एक में प्रोविज़न भी किया गया है कि जितना वो खाद्यान्न आज तक उठाए होंगे उसका रिकवरी होगा और मार्केट रेट से 10% ज़्यादा उनको जो है फिर हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो अगर आपके नॉलेज में ऐसा कोई मामला आता है कि आप किसी योग्य लाभुक को जुड़वाना चाहते हैं लेकिन इस वजह से नहीं जुड़वा पा रहे हैं कि आपके पंचायत में कोई ऐसे भी लोग हैं जो इसकी पात्रता नहीं रखते हैं, तो उसमें आप लोग हम लोग को अवश्य सहयोग कीजिए। इसके अलावा ये पूरा तंत्र को देखने के लिए अधिनियम में जो है शिकायत निवारण का जो है व्यवस्था किया गया है,
जिला लेवल पे शिकायत निवारण पदाधिकारी जो हमारे अपर उपायुक्त हैं जिले के, उनको नामित किया गया है और उनके पास आप आवेदन दे सकते हैं। आप जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास भी आवेदन दे सकते हैं, लेकिन आपकी शिकायत अगर आपको लगता है कि कार्यालय के द्वारा नहीं दूर किया जा रहा है तो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ आप आवेदन दे सकते हैं। और इसके लिए आप जो है बाकी आपके जो ग्रामीण हैं उनको भी बताइए, क्योंकि हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि बहुत प्रचार प्रसार करने के बाद भी इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि जो लोगों का ग्रीवांस है, शिकायत है, उसके लिए अधिनियम में व्यवस्था किया गया है। और आपको अगर लगता है कि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा भी आपके आवेदन पे कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई है और 30 दिन बीत गई है, तो उसके लिए फिर आप जो है झारखंड राज्य खाद्य आयोग में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आपको जो लाभ दिया जा रहा है उसमें कहीं भी आपको लग रहा है कि अनियमितता बरती जा रही है या आपका काम नहीं हो रहा है, ग्रामीणों का काम नहीं हो रहा है, तो आप इस पूरे तंत्र को भी समझिए और इसमें हम लोग को फायदा पहुंचाइए। अल्टीमेटली हम लोग पूरा तंत्र, पूरा जिला प्रशासन, हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि जो लक्षित वर्ग हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको सही समय पे सही मात्रा में हम लोग लाभ पहुंचा पाएँ। और कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता बरती जा रही है तो वो प्रकाश में आना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई हो, तब जाके हम लोग का तंत्र जो है बेहतर काम कर पाएगा। और आज आप लोग को यहाँ बुलाने का एक मकसद ये भी है कि आप लोग इस चीज़ को समझ के जाइए ताकि आप लोग अपने क्षेत्र के जो भी ग्रीवांस है, शिकायत है, उसको लेके सजग हों और लोगों को भी सजग करें और आप लोग उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को रख पाएँ। मेरी ओर से अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित योजनाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं अन्य जुड़े हुए जो भी योजनाएं हों उनके बारे में सबको अवेयर करें। आज सरायकेला जिला के इस सामुदायिक भवन में मुख्य संवाद जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसमें उपस्थित हमारे राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आभार प्रकट करती हूं कि इस तरह का मौका मिला ताकि लोग सारी योजनाओं को भली भांति जान सकें और हम लोग अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को पहुंचा सकें। साथ ही मैं मंच पर उपस्थित हमारे अपर उपायुक्त और जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं समाज कल्याण विभाग में जो संचालित योजनाएं हैं उसकी संक्षिप्त में एक जानकारी देना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी केंद्र जो संचालित होते हैं वो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक संचालित किए जाते हैं, जिसमें उद्देश्य होता है कि बच्चों को सुबह से लेकर के दोपहर तक का पूरक पोषाहार हम लोग कैसे उपलब्ध कराएं। उसके तहत अभी जो संचालित की जा रही हैं योजनाएं, उसमें बच्चों को सुबह का नाश्ता सूजी का हलवा दिया जाता है, नाश्ते और खाने के बीच में भुना हुआ मूंगफली और गुड़ दिया जाता है, साथ ही फिर चावल दाल और कोई हरी सब्जी या खिचड़ी इस तरह से प्रिपेयर करके मेन्यू बना करके दिया जाता है। साथ ही जो भी गर्भवती धात्री और जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं हमारे, उनको भी सरकार की तरफ से रेडी टू ईट पैकेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके तहत हम लोग बच्चों को जो 6 माह से 3 साल तक के बच्चे होते हैं उनको शिशु पौष्टिक आहार देते हैं और मीठा दलिया देते हैं। ये 2 तरह के पैकेट 2-2 पैकेट प्रतिमाह दिए जाते हैं। साथ ही 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं उनको 3-3 पैकेट की दर से दिया जाता है,
ताकि उनका कुपोषण को हम कुछ कम कर सकें। गर्भवती माताओं के लिए भी ऐसे ही पौष्टिक नमकीन दलिया और पौष्टिक मीठा दलिया दिया जाता है, जो 2-2 पैकेट प्रति माह की दर से दिया जाता है। साथ ही धात्री माताओं के लिए भी पौष्टिक नमकीन दलिया और पौष्टिक मीठा दलिया जो 2-2 पैकेट की दर से दिया जाता है। इसके तहत हमारी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य है कि जो दूर दराज की मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं, उनको हम लोग कैसे मातृत्व के पीरियड में कैसे उनको हम लोग कुछ बेनिफिट पहुंचा सकें, ताकि उनकी मजदूरी की क्षतिपूर्ति हो सके और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ पैदा हो। इसके तहत ऐसी सभी महिलाएं जो पहली बार गर्भवती हो रही हैं, उनको और जो ई श्रम कार्ड धारी हो या जिनके पास आयुष्मान कार्ड हो या फिर बीपीएल कार्ड धारी हो या मनरेगा जॉब कार्ड धारी हो, ऐसी कोई भी महिलाएं उसमें आवेदन भर सकती हैं और उसके तहत 2 किस्तों में राशि प्रदान की जाती है। पहले जैसे ही वो गर्भावस्था धारण करती हैं, प्रथम और आंगनवाड़ी केंद्र में अपना पंजीकरण कराती हैं और एएनसी चेकअप जो होता है आंगनवाड़ी केंद्र में, एएनएम आकर के जो एंटीनेटल चेकअप करती हैं, वो पहला चेकअप हो जाता है तो उनको 3000 की राशि दी जाती है। साथ ही उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है और उसको बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस, ओपीवी सारे वैक्सीन पड़ जाते हैं, तो उसको दूसरे किस्त की राशि 2000 रुपये प्रदान की जाती है। मतलब पहली जीवित संतान पर 5000 की कुल राशि प्रदान की जाती है। अभी नए संकल्प में पहले सिर्फ एक ही बच्चे पे दिया जाता था, अब ये इस संकल्प में कुछ सुधार किया गया है, जिसमें द्वितीय जीवित संतान यदि पुत्री हो, बेटी हो, तो उसको हम लोग 6000 की राशि एकमुश्त प्रदान करेंगे। ये सारी योजनाओं की जानकारी हमारे विभाग की तरफ से दी गई है। मैं सभी मुखिया भाई बहनों से अनुरोध करूंगी कि इन योजनाओं का हमारी तरफ से जो प्रचार प्रसार में कमी रह जाती है, उसको आप अपनी तरफ से प्रचारित करेंगे और सारे सुयोग्य लाभुकों तक लाभ पहुंच सके, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सब ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो योजनाएं, खासकर फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड योजनाएं, उनके बारे में आप सबको जानकारी दी गई। मुझे पता है बहुत सारे मुखिया यहाँ जो बैठे हैं, उनको इन सब योजनाओं के बारे में जानकारी होगी भी, लेकिन क्रमवार अभी सभी बातें होंगी, अध्यक्ष महोदय का संबोधन होगा, तब तक आपको यह ज़रूर समझ में आएगा कि इन सब जानकारियों के बावजूद कुछ गैप है। लोगों के अधिकारों को, उनको कैसे हम लोग इंश्योर करें, अगर कहीं कोई कमी है तो कैसे उसको पूरा किया जाए, कहाँ पे शिकायत किया जाए, यह आज के कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हम लोग उस पर बाद में आएंगे। वर्तमान में आपको इसी राज्य खाद्य आयोग के माध्यम से जिन चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है, उसमें से एक जो धड़ा है वो है शिक्षा विभाग का, जहाँ की मध्याह्न भोजन का योजना चलता है। आप सब लोग को मालूम होगा, मध्याह्न भोजन विद्यालय में चलता है। अभी डीएससी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन, हमारे बीच मध्याह्न भोजन का कैसे मेन्यू संधारित किया जाता है और उसको कैसे पालन कराना है, किस प्रकार से बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराना है, इसके बारे में वो आप सबको संबोधित करेंगे। डीएस। धन्यवाद सर। आज इस मुख्य जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदया, एडीसी सर और जिले स्तर के सभी पदाधिकारीगण और आप सभी माननीय मुखियागण, तो विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना क्या है और किस तरह से संचालित किया जाता है, इसके बारे में
आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस सरायकेला खरसावां ज़िले में कुल प्रारंभिक विद्यालय 1381 है और उसमें कुल नामांकित बच्चे हैं 1,07,818। तो आप लोग जानते हैं कि विद्यालय में जहाँ पर दिखाई देता है सामने जो वॉल रहता है उसमें मीनू लिखा रहता है। आप लोग विद्यालय भ्रमण करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि सभी विद्यालयों में मीनू लिखा गया है, लेकिन मीनू में थोड़ा सा भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं। अभी तक हो सकता है आप लोगों को पूरी जानकारी ना हो, मैं प्रतिदिन के हिसाब से बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो मध्याह्न भोजन योजना जो मिड डे मील स्कीम कहा जाता था, आज उनका नाम बदल गया है। आज नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। आप लोग सोचते होंगे कि ये नाम कैसे बदला। पहले कहा जाता था कि स्कूल में सिर्फ एक ही तरह का खाना मिलता है, लोग बोलते थे खिचड़ी मिलता है, लेकिन आज वो नहीं। आज हमारे बच्चे जो अधिकतर कुपोषित हैं, उस कुपोषण को मिटाने के लिए पोषण युक्त खाद्य पदार्थों को स्कूल में दिया जाता है। पोषण युक्त खाद्य पदार्थ से यह फ़ायदा है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह से होगा, तभी उनका जो है शैक्षिक उपलब्धि अच्छी रहेगी। तो सोमवार को मेनू में क्या क्या मिलता है अभी आप लोगों को बांटा जाएगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सोमवार को मिलता है चावल, दाल, हरी सब्जी एवं अंडा कढ़ी, शाकाहारी हेतु मौसमी फल। आप लोग अभी भी सोचते होंगे कि सप्ताह में जो 2 दिन दिया जाता है, सोमवार और शुक्रवार को अंडा या तो फल, लेकिन आज के बाद भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। सोमवार के दिन जो अंडा कढ़ी लिखा हुआ है, अंडा ही चलेगा, फल उसी विद्यार्थी को मिलेगा जो शाकाहारी हैं। तो जब आप मॉनिटरिंग कीजिएगा तो स्कूल में बोलिएगा अंडा देना है तो अंडा ही देना है, फल नहीं देना है। जो बच्चे नहीं खाते हैं अंडा, उसी को फल देना है। मंगलवार को मिलता है चावल, छोला या चना की सब्जी एवं सलाद। बुधवार को मिलता है हरी सब्जी एवं सोयाबीन बड़ी युक्त भेज पुलाव तथा दाल। गुरुवार को चलता है चावल, दाल, चोखा एवं हरी सब्जी युक्त भुजिया। शुक्रवार को चलता है चावल, दाल, हरी सब्जी एवं एक उबला अंडा, शाकाहारी हेतु मौसमी फल। और शनिवार को चलता है खिचड़ी, सिर्फ खिचड़ी नहीं, उसमें मिला हुआ रहेगा हरी सब्जी, वो भी पालक युक्त, तथा चोखा, अचार एवं पापड़। तो ये सारे मेनू हैं। इसमें सभी विटामिन, सभी खनिज लवण और जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं सबको शामिल किया गया है, जिससे बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास हो। और मात्रा के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। मात्रा है अनाज, जो चावल मिलता है, 1 से 5 क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं प्रतिदिन उनको 100 ग्राम चावल मिलता है, जो कि पका के दिया जाता है। उसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के बच्चे को 150 ग्राम चावल मिलता है। उसके बाद दाल प्रतिदिन कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बच्चों को 20 ग्राम और 6 से 8 कक्षा में अध्ययनरत बच्चों को 30 ग्राम। उसके बाद सब्जी पत्तेदार भी प्रतिदिन 1 to 5 के लिए 50 ग्राम और 6 to 8 के लिए 75 ग्राम। उसके बाद तेल एवं वसा 1 to 5 के लिए 5 ग्राम, 6 to 8 के लिए 7.5 ग्राम। और नमक तथा मसाले वो आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट में आते हैं। मटेरियल कॉस्ट, जिसको कुकिंग कॉस्ट कहा जाता है, उसमें प्राथमिक कक्षाओं के लिए केंद्र सरकार का अंश होता है 3.27 रुपया
और राज्य सरकार का अंश होता है 2.18 रुपया, कुल होता है 5.45 रुपया। उसके बाद उच्च प्राथमिक कक्षा जो 6 से 8 क्लास के लिए होती है, उसमें केंद्रांश का पैसा है 4.90 रुपया और राज्यांश का 3.27 रुपया, कुल हो जाता है 8.17 रुपया। और उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि स्कूल में रसोइया जो खाना बनाती है बच्चों के लिए, उनको प्रतिमाह 2000 मानदेय दिया जाता है। केंद्र सरकार का अंश है 600 रुपया, राज्य सरकार का अंश है 400 रुपया, टोटल 1000 रुपया होता है। और अतिरिक्त राज्य सहायता जो झारखंड सरकार की ओर से दिया जाता है वो 1000, टोटल हमारा 2000 रुपया होता है। ये था हमारा मात्रा के बारे में, और मेनू के बारे में भी आप लोगों को बता दिए। और अंडा जो सप्ताह में 2 दिन मिलता है, तो ये एक अंडे के लिए, मतलब एक छात्र के लिए जिस दिन अंडा मिलता है उसका वो 6 रुपया मिलता है। तो सप्ताह में 2 दिन मिलता है, 6 12 रुपया। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो एक अंडे का मूल्य उनको 12 रुपया के हिसाब से दिया जाता है। और आप लोगों को बताना चाहें, आप भी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, बहुत सारे हमारे मुखियागण आप भी सदस्य होंगे। उसमें विद्यालय प्रबंधन समिति में पंचायती राज संस्था का एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। और विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हर माह होती है, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग महीने के 25 तारीख को होती है। यदि उस दिन छुट्टी हो तो नेक्स्ट डे को होती है। तो आप याद रखिए 25 तारीख को ज़रूर से ज़रूर आप विद्यालय में जाइए, और जितने भी कार्यक्रम चलता है उसका आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मिड डे मील का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और आप भी वहाँ सुझाव दे सकते हैं। तो कुल मिला के MDM का यही योजना चलता है। धन्यवाद। धन्यवाद जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय। अभी आप सबको मध्याह्न भोजन, उससे संबंधित मेन्यू और उसको किस तरह से सभी विद्यालयों में सुनिश्चित कराना है, इसके बारे में आप सबने सुना। और मैंने पहले भी बोला, आप सबको ये सारी योजनाओं के बारे में जानकारी है, पर सभी योजनाएं एक मंच पर हैं। राज्य खाद्य आयोग के निगरानी में है। यह बात शायद हम लोगों के बीच में गैप था, सबको ये पता नहीं रहा होगा, है ना। तो इसी को दूर करने के लिए आज हम लोग यह कार्यक्रम किए हैं। इसी कड़ी में मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे सिविल सर्जन महोदय से कि वो माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए जो सुविधा है, जो व्यवस्था है ज़िले में, और उसको कैसे चलाना है, उसके संबंध में आपको कैसे जागरूक होना है, गांव के लोगों को जाकर जागरूक करना है, इस संबंध में आपको अभी वह विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित राज्य खाद्य आयोग के राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय, ADC सर एवं मंच पर उपस्थित जिला के सभी पदाधिकारीगण एवं हमारे बीच उपस्थित सभी मुखिया भाई बहन को जोहार। हमारे ज़िला में कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए 4 जगह कुपोषित केंद्र बनाया हुआ है। पहला है चांडिल, दूसरा है निमडी, तीसरा है हमारा सरायकेला का सदर हॉस्पिटल, और चौथा है CSC राजनगर में। चारों में 10-10 बेड कुपोषित बच्चों के लिए अलग किया हुआ है, जिसमें जो भी कुपोषित बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र से आंगनवाड़ी सेविका एवं सहिया के द्वारा
भेजा जाता है, उसका इलाज होता है। इस संबंध में हम लोग एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुपोषित बच्चे अगर आंगनवाड़ी केंद्र से रिफ़र होंगे तभी उनका इलाज होगा। अगर आपके जानकारी में आपके अगल बगल में कोई कुपोषित बच्चे हैं तो आप सीधे भी उनको हमारे कुपोषण केंद्र पर भेज सकते हैं और वहाँ उनका इलाज मुफ्त होता है। बच्चे को जो खाद्य दिया जाता है उस कुपोषित दूर होने के लिए, उसके अलावा जो उसकी बच्चे की माँ होती है उनको उनका खाना फ्री में कुपोषण केंद्र में दिया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे के जो माँ हैं उनको 130 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जब तक वो कुपोषण केंद्र में बच्चे के साथ रहेंगी उसका भी भुगतान किया जाता है। और वो डिस्चार्ज के समय ही बच्चे जब स्वस्थ होकर निकलते हैं उसी समय उनको वो पैसा दे दिया जाता है। कुपोषित बच्चे को लाने की भी सुविधा हमारे CSC से किया जाता है। अगर वो आने में असमर्थ है तो हम लोग उनके लिए ममता वाहन या एम्बुलेंस की सुविधा भी देते हैं ताकि बच्चों को गांव से लाया जा सके और उनका इलाज हो सके। कुपोषण केंद्र में सिर्फ कुपोषण का ही इलाज नहीं होता है, अगर कुपोषण के साथ बच्चे को कोई बीमारी हो तो उसकी भी इलाज की जाती है ताकि बच्चे को जब डिस्चार्ज किया जाए तो वो कुपोषण एवं अगर अन्य कोई साथ में बीमारी है तो उसका भी इलाज करवाकर वहाँ से निकल सके। हम लोग यहाँ उपस्थित जितने मुखियागण हैं उनसे अनुरोध है कि इसका प्रचार प्रसार करें कि जो भी कुपोषण केंद्र में सुविधाएं दी जा रही हैं वो मुफ्त हैं, माँ को खाना भी मुफ्त है और उनको 130 रुपया प्रतिदिन के दर से भुगतान भी किया जा सकता है ताकि जो कुपोषित बच्चे हैं जिनके गार्जियन मतलब आना नहीं चाहते हैं उनको प्रेरित किया जा सके कि वो आकर इलाज करें। ऐसा देखा गया है कि बहुत से कुपोषित बच्चे जब दिक्कत ज़्यादा हो जाती है तब हमारे यहाँ आते हैं। हमारा अनुरोध है कि अगर आप थोड़ा सा भी आभास होता है कि उसका बच्चे का वज़न कम है, आंगनवाड़ी केंद्र में उनको जानकारी दे दी जाती है, तो वैसी स्थिति में माताएं जो है अपने बच्चे को कुपोषण केंद्र में ज़रूर लेकर आए, उनको प्रेरित किया जाए कि वो आए और अपना इलाज कराए ताकि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप लोगों ने मुख्य रूप से 4 विभाग यानी आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, 4 विभाग की ओर से फूड सिक्योरिटी को लेकर जो भी योजनाएं चलती हैं उनके बारे में आपको संक्षेप में विवरण दिया गया। वैसे आप इन सब योजनाओं के बारे में एक हद तक परिचित रहे होंगे और मैंने आपको जो पहले बोला था कि आज सभी चीज़ों को यहाँ इसलिए सभी मुखिया जी लोग के सामने हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग, इसको सुनिश्चित कराना यानी जो लाभुक हैं उनको अपना अधिकार, अपना खाद्यान्न उनको प्राप्त हो, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, यानी जो प्राप्त हो वो पूरी क्वालिटी के साथ हो और सरकार के जो भी नियम कानून बने हुए हैं उसका पालन करते हुए हो। इसके निमित्त राज्य खाद्य आयोग इस सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग करती है। और अब मैं स्वयं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। आज मैं हूँ, कल कोई इस पद पे दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है, पर इस जिले में अपर समाहर्ता, अपर उपायुक्त जो कोई भी है, आज के तिथि में मैं हूँ। तो
आपको यह बताना चाहता हूं कि आयोग ने इसके लिए एक मैकेनिज़्म डेवलप किया है जिसके तहत आप सभी ग्रामीणों को इसके बारे में जागरूक करें कि ये जो भी योजनाओं की चर्चा आपके सामने हुई, इन योजनाओं में या तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, या सही क्वालिटी के नहीं मिले, या एज पर मेन्यू नहीं मिले। इन सब चीज़ों के लिए आप चाहे वो पीडीएस हो, चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्र हो, चाहे वो एमटीसी हो, और चाहे वो स्कूलों में मिलने वाला भोजन हो, इसके बारे में आप ये शिकायत जो है सबसे पहले आप डीजीआरओ, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी यानी अपर उपायुक्त सरायकेला खरसावां, आज के तिथि में मैं हूँ इस पद पर, मेरे कार्यालय में, या इसके लिए एक वेबसाइट भी है jharkhandsfc.in, उस पर जाकर के भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन। कैसे कैसे कर सकते हैं? आप प्रज्ञा केंद्र से कर सकते हैं। आपके पास अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका सिस्टम हो जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस सारे शिकायत कंप्लेन के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आपको प्रज्ञा केंद्र में 30 रुपया तक मैक्सिमम लग सकता है, जो उसका एक सरकारी वो दर है। अदरवाइज आप मुफ्त में भी अपने माध्यम से कर सकते हैं। और एनएफएसए में धारा 8 के तहत जो खाद्यान्न अगर आपको नहीं मिलता है तो उसके इवज में आपको मुआवजा के तौर पर भुगतान करने का भी आयोग का निर्धारित है। उसके तहत भी डीजीआरओ के यहाँ सुनवाई करने के उपरांत अगर आदेश पारित होता है तो आपको वह किया जाएगा। इसके लिए आपको और एक चीज़ बता दें, इसके लिए ऑलरेडी 24 जिले में हर जगह एक बफर मनी जो है पैसा रखा हुआ है, और इसमें जो भी गलत पाए जाते हैं खाद्यान्न देने के मामले में, चाहे वो डीलर हो या कोई अधिकारी हो, तो व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर वह चार्ज किया जाता है, और उसकी तब तक के लिए हम लोग जो रिजर्व फंड है उससे पैसा दे देते हैं, और फिर उस पैसे को हम उससे वसूल लेते हैं। इस तरह से वो फंड जो है वो बना रहता है। आप साइबर कैफ़े से भी जाके कर सकते हैं। इसमें जो वीएलई होते हैं आपका प्रज्ञा केंद्र में, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, या आप फिजिकली भी आके कर सकते हैं मेरे कार्यालय में। आप ये भी विश्वास करें कि आप प्रखंड स्तर के भी कार्यालय में अगर आप मेरे से संबोधित पत्र अगर आप जा कर के देंगे तो वो फॉरवर्ड होके मेरे पास आ जाएगा, और उसकी जांच पड़ताल और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आदेश पारित होते हैं। आज का यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप यह जरूर जान लें कि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एक हैं जो आयोग ने जिला स्तर पर अपनी तरफ से, उनका एक सिपाही यहाँ पे है, यही समझ लीजिए। तो आपको इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रामीणों के बीच पहुँचाना है, और सिर्फ राशन कार्ड और राशन डीलर वो नहीं, वो तो है ही, वो सब लोग जानते हैं। उसके साथ साथ अगर कहीं आंगनवाड़ी केंद्र में कोई दिक्कत हो रहा हो, खाने का सही क्वालिटी नहीं मिल रहा हो, मेन्यू नहीं बताया गया हो, कम मात्रा में दिया जा रहा हो, या कोई गैप हो रहा हो, 15 दिन से नहीं चल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई कारण है, कोई बात है, या मध्याह्न भोजन जो मिलता है स्कूल में, वहाँ पर अगर आपको सही से डिस्प्ले नहीं किया गया मेन्यू, अगर आपको डीएससी साहब ने अभी बताया क्या मेन्यू है, या जो मेन्यू है उसके अनुसार खाना नहीं दिया जा रहा है, खाना जो दिया गया वो उचित गुणवत्ता का नहीं है, चना के नाम पे सड़ा हुआ चना अगर डाल दिया गया,
सब्जी के नाम पर कोई ऐसा एक जो सीजन के अनुसार, मान लीजिए बरसात में सब्जियां कम मिलती हैं तो उस समय सब्जियों की मात्रा या क्वालिटी में थोड़ा बहुत 19-20 आदमी बर्दाश्त कर सकता है, पर आमतौर पर हमारा जो झारखंड है उसमें सब्जियां भरपूर मिलती है, हर क्षेत्र में मिलती है, सब्जियों की खेती भी होती है। अंडा देना है, अंडा देने के जगह पता चला मोस्टली फल बांट दिया गया कोई। तो ऐसी चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है, अपने घर परिवार के हक के बारे में जानने की ज़रूरत है और इन हकों के लिए आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। अगर कहीं भी लगे कि आप तो मुखिया हैं, आपके अपने चुनाव क्षेत्र में इतने सारे परिवार लोग रहते हैं, उसमें मोस्टली ज़्यादातर लोग इन सब योजनाओं के लाभुक होंगे परिवार, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि उनको आज जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो सारी सूचनाओं से उनको अवेयर करें, यह बताएं कि जिला में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी भी एक हैं। अगर यहाँ पर आपको कई कमजोरी लगे या आपको ये लगे तो आप सीधा आयोग को भी कर सकते हैं। आयोग ने भी अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप इंटरनेट पे या कहीं भी सर्च मारेंगे आपको आयोग का वो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आयोग व्हाट्सएप से, देखिए अध्यक्ष महोदय ने इतना फास्ट सिस्टम क्रिएट किया है कि व्हाट्सएप के मैसेज से हम लोगों को भी मिल जाता है, कोई आप शिकायत करते हैं तो मिलता है, हम लोग तुरंत उसको विदिन आवर्स या एक दिन के अंदर उस पर हम लोग कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं, क्या करना है, कहाँ का मामला है, क्या जांच करना है, क्या करना है। आज हम लोग एज DGRO जितनी शिकायतें मिली हैं 600 के करीब हम लोग 97% किए हैं, पर आज अध्यक्ष महोदय के विजिट और इनके कार्यक्रम से, इनसे मिलने से, बैठक होने से यह प्रतीत हुआ कि हम लोग एक तरह से थोड़ा मुगालते में है। हम लोग वह जो एक्सपेक्टेशन है, जिस लेवल पे हमें काम करना चाहिए और जिस तरह से सभी योजनाओं के बारे में शिकायतें आनी चाहिए, क्योंकि जब योजनाएं चल रही हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी बेसी थोड़ी बहुत होती होगी। उन कमी बेसी चीज़ों को आपको प्रॉपर फोरम पे प्रतिवेदित करना है, यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मैं एक जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में अभी अपना वक्तव्य दे रहा था। कार्यक्रम के संचालन के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठे हुए सभी मुखिया भाई बंधु जो है, भाई बहन जो है, वह इस बात से अवेयर हुए होंगे कि अब तक जो चारों विभाग की योजनाओं को बताया गया, उन योजनाओं के बारे में एक चीज़ कॉमन है और वो ये कॉमन है कि ये सभी योजनाएं राज्य खाद्य आयोग के निगरानी में है, उनसे संबंधित है और उनके तरफ से जिला स्तर पर एक फोरम है, मेरा कार्यालय, जहां आप अपनी बात निश्चित रूप से रख सकते हैं। वो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट का न्यूट्रिशन से रिलेटेड मामला हो, आंगनबाड़ी से रिलेटेड हो, स्कूल से रिलेटेड हो या फिर PDS से हो। नॉर्मली PDS के बारे में खूब शिकायत आता है, शिकायत नहीं, उसमें ज़्यादातर कार्ड बनाने, कार्ड में नाम जोड़ने, ये सब की बात भी आती है, वो आना चाहिए। पर उसके साथ साथ मूलभूत जो उद्देश्य है आयोग का, वो है गुणवत्तापूर्ण, प्रॉपर मात्रा में, क्वालिटी वाला, समय पर लाभ आपको मिले। और ये अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको इस फोरम पे सर्वप्रथम अपना शिकायत दर्ज करना है। आप अगर ऑनलाइन कोई शिकायत दर्ज करते हैं, आपको यहाँ से ऑनलाइन माध्यम से आपको भी जाएगा मोबाइल पर। अगर कोई कागज़, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको उसमें सपोर्ट में देना है, आप वहीं बैठे बैठे प्रज्ञा केंद्र से अपलोड करके भेज सकते हैं, हमको मिल जाएगा। और उसकी समीक्षा करके, उसका पड़ताल करके, उसकी सुनवाई करके हम लोग उस पर अग्रेतर कार्रवाई करते हैं। तो एक DGRO, एक जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में मेरा क्या रोल है और
इसके बारे में आपको कैसे अपने गांव वालों को जा कर के अवेयर करना है, यही मैं अपने वक्तव्य में आप सबको कम्युनिकेट करना चाहता था, कहना चाहता था। मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज अध्यक्ष महोदय के आगमन के मौके पर एक बार आप सबके साथ इंटरैक्शन करने का मौका मिला है और जिस उद्देश्य से सरकार ने जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को चिन्हित किया है, उसमें हम लोग आने वाले समय में और भी अधिक शिकायत, तथ्यपरक शिकायत पाएंगे और हम लोग उसका सही से निपटारा कर पाएंगे। जिसका जो अधिकार और हक है उसको हम लोग दिला पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात, अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूँगा और अनुरोध करना चाहूँगा मेंबर फूड कमीशन मैडम से कि वो अपना मार्गदर्शन और अपना संबोधन यहाँ उपस्थित सभी मुखिया भाई बहन के लिए और पदाधिकारियों के लिए रखें। धन्यवाद। थैंक यू। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में मुखियाओं के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम के तहत आज सरायकेला खरसावां में उपस्थित झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी सर, सरायकेला खरसावां के तमाम पदाधिकारीगण और सरायकेला खरसावां से तमाम पंचायतों से आए मुखियागण एवं प्रेस के साथियों, आज जब हम लोग प्रथम पाली में जन सुनवाई का कार्यक्रम सर्किट हाउस में कर रहे थे, तो जो भी शिकायतें आ रही थी या पहले से आई हुई हैं वो सारे के सारे पीडीएस से रिलेटेड थे। तो अक्सर लोगों के मन में ऐसा ख्याल रहता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मतलब जो सरकारी खाद्यान्न जो पीडीएस डीलर के द्वारा मिलता है उसे ही कहते हैं। लेकिन आज अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार जो योजनाएं अलग अलग विभाग के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाई जा रही है, उनके जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया गया। अगर कहा जाए कि जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभुकों को उसका लाभ पहुंचाता है, तो ये गलत नहीं होगा। मैं शुरू करती हूँ आंगनबाड़ी केंद्र से। अभी आपकी डीएसडब्ल्यू मैडम ने काफ़ी विस्तार पूर्वक बहुत अच्छा तरीका से बताया कि आंगनबाड़ी से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और दूसरा जो रेडी टू ईट के माध्यम से जो गर्भवती महिला और धात्री महिला और 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को जो पौष्टिक आहार दी जाती है। ये रेडी टू ईट आहार है क्या? रेडी टू ईट आहार, पौष्टिक आहार इसे क्यों बोला गया? क्योंकि इसे बहुत जांच करके, बहुत ये करके मतलब उस लायक बनाया गया। क्योंकि जब कोई महिला गर्भवती होती है, जब कोई धात्री महिला होती है, तो उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर होता है, उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये जो रेडी टू ईट जो आपको 2 किस्मों में मिलती है, एक मीठी दलिया होती है और एक नमकीन दलिया होती है, तो आप लोग महिलाओं को प्रेरित करें कि आप उसे ज़रूर खाएं, क्योंकि उससे आपकी जो कमज़ोरी है वो दूर होगी और आपको उसका भरपूर पौष्टिकता मिलेगी। कुछ महिलाएं जब उनको मिलता है तो वो अपने पूरे परिवार में उसे बांटना शुरू कर देती है। वो अगर एक बार हलवा बनाती है उस मीठी दलिया का, तो पूरा परिवार मिलकर खाता है, या नमकीन दलिया बनाती है उसे भी उसी तरह वो अपने पूरे परिवार के बीच में बांट कर खाती है। लेकिन ये गर्भवती और धात्री महिला के लिए स्पेशल बनाया हुआ पौष्टिक आहार है। अगर उसका स्वाद एक जैसा अच्छा नहीं लगता है तो उसे आप अलग अलग रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। आप उसका इडली बना सकते हैं, आप उसका छिलका रोटी बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपी बना के आप उसका स्वाद को चेंज करके भी खा सकते हैं। मतलब किसी भी रूप में उसे खाना चाहिए। दूसरा है एमडीएम, जिसे
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के नाम से आज लोग जान रहे हैं। अभी डीएससी साहब ने बताया, पूरा मेन्यू विस्तार से बताया कि किस दिन क्या मिलना है। तो डीएससी साहब ने अभी यहाँ से आप लोगों को बताया कि सप्ताह में 2 दिन अंडा मिलना है, एक सोमवार को और दूसरा शुक्रवार को। लेकिन अगर सोमवार और शुक्रवार छुट्टी का दिन हो तब वो अंडा क्या होगा डीएससी साहब? नेक्स्ट डे मिलेगा। तो ये जानकारी भी तमाम मुखियाओं को होना चाहिए कि मान ले आप लोग अगर गए स्कूलों में और आप लोग देखें कि आज तो सोमवार को स्कूल बंद था, मंगलवार को स्कूल खुला है, तो वहाँ के जो मिड डे मील देखने वाले जो टीचर या जो भी वहाँ के कमेटी के लोग हैं आपको कह सकते हैं कि आज तो मंगलवार है तो आज अंडा नहीं मिलेगा। लेकिन आप वहाँ पे क्वेश्चन उठा सकती हैं कि सोमवार को चूँकि स्कूल बंद था इसलिए नेक्स्ट डे उस अंडा को मिलना है। अगर शुक्रवार को स्कूल बंद है तो नेक्स्ट डे जो भी बच्चों का स्कूल खुलता है उस दिन उसे अंडा मिलना है। कहने का मतलब है कि सप्ताह में 2 दिन अंडा बच्चों को ज़रूर मिलना है। तीसरा, अब मैं आती हूँ एमटीसी सेंटर पे। अभी सिविल सर्जन सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया कि हमारे ज़िला में कुपोषण उपचार केंद्र है, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी से जब वो जाती है अपने बच्चों का वज़न कराती है, उसका लंबाई और उसका वज़न के हिसाब से उसे कुपोषण है कि नहीं है उससे जब क्लियर होता है, और उसके माँ को जब बोला जाता है कि आप कुपोषण उपचार केंद्र में लेकर बच्चे को जाइए, उसको अतिरिक्त पौष्टिक आहार दे करके उसका ट्रीटमेंट करके बच्चे को स्वस्थ किया जाएगा। लेकिन उस घर के जो खास करके जो जेंट्स होते हैं वो भेजना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ज़िलों में हम लोगों को ये शिकायत मिली है कि बच्चों को लाना कुपोषण उपचार केंद्र तक बहुत मुश्किल होता है। जो घर के जेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि बच्चा अगर जाएगा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको उसकी माँ की ज़रूरत होती है, तो जब बच्चा जाएगा अस्पताल, जब कुपोषण उपचार केंद्र में रहेगा, उसकी माँ रहेगी, तो बाकी का जो घर का उसका काम कौन संभालेगा। लेकिन बच्चा चूँकि उसको ले जाना बहुत ज़रूरी रहता है, तो आप लोग उसको समझा करके किसी भी तरह से उस बच्चे को उपचार केंद्र में भेजिए ताकि बच्चे का सही विकास हो। आज जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के जरिए आप लोग अपनी शिकायत जो भी है, जो या आंगनबाड़ी से रिलेटेड हो या इस मिड डे मील से रिलेटेड हो या पीडीएस से हो, जो भी हो, जो सारी योजनाओं की जानकारी आप लोगों को दी गई, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जिला में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। और अगर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी जो भी आदेश पारित करते हैं, अगर उस आदेश से आप संतुष्ट नहीं हैं या जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो आप सीधा आयोग में अपनी शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि आयोग में शिकायत करना बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि उस आयोग ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। आज आप लोगों को जो किट दिया गया है उसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर है। आपको कहीं नहीं जाना है, बस अपने मोबाइल में टाइप कीजिए और प्रमाण के साथ शिकायत भेज दीजिए, आयोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। और अभी डीएसओ सर बोल रहे थे कि बहुत सारे केस हमारे ज़िले में पेंडिंग है। 2 साल 3 साल से लोग अप्लाई किए हैं नाम जोड़ने के लिए, नाम काटने के लिए, लेकिन रिक्तियाँ नहीं है। रिक्तियाँ नहीं रहने की वजह से वो चाहकर भी किसी का नाम ऐड नहीं कर सकते हैं। आप अपने पंचायत के जीते हुए मुखिया हैं, आप अपने पंचायत के एक एक लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। आपको पता है कि कौन खाद्यान्न लेने के लायक है और कौन नहीं है, कौन पात्रता रखता है, कौन नहीं है। जो किट आयोग की तरफ से आज आप लोगों को दिया गया है उसमें पूरा विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग राशन लेने के हकदार हैं और कौन नहीं हैं। तो आप अपने गांव के वैसे लोगों को चिन्हित करें
और उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि चाचा अगर आप ये राशन कार्ड सिलेंडर कर देते हैं तो हमारे गरीब जो जनता है जो उसके कोई मतलब और साधन नहीं है कि हाँ वो कहाँ से अपना खाद्यान्न लाएगा और कैसे खाएगा, तो उसको उसका लाभ मिलेगा। तो आप लोग ये एकदम मतलब अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कौन हमको वोट दिया है कौन नहीं दिया है। अब आप पंचायत के जीते हुए मुखिया हैं, आपके नज़र में सारे पंचायत के लोग एक बराबर हैं। आप लोग जो सही में उसके हकदार हैं उसको उसका हक दिलाइए, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। मैं इतना ही कहकर अपने बातों को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके संबोधन से समग्र रूप से अभी तक जितनी भी बातें हुई थी उन सबको एक मुश्त आपने सबके प्रकाश में लाया और बहुत ही ज्ञानवर्धन किया यहाँ आज आए हुए हमारे मुखिया भाई बंधु का। अब कार्यक्रम के लगभग अंतिम कड़ी में मैं हमारे झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष महोदय, जिनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इससे पहले वो राज्य सूचना आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं और आज के तिथि में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं और अपने कैरियर के लंबे समय में बहुत तरह के अनुभव रखते हैं सर। आज उनसे मिल कर के हम सब भी बहुत प्रभावित हुए, बहुत कुछ जाना और उनके अनुभवों, उनके कार्यशैली से जिस प्रकार से सूचना आयोग में भी लोग लाभान्वित हुए थे, आज पिछले 2 सालों से हम लोग नित दिन इसमें हम लोग प्रगति कर रहे हैं और इस विजिट के बाद तो निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से हमारा जो खाद्य से संबंधित योजनाएं हैं, जो मिशन है, वह और भी मजबूती प्रदान करेगा और लोगों को उनका हक और हुकूक मिल सकेगा। इस संबंध में इसी उम्मीद के साथ सर को हम आग्रह करना चाहेंगे कि अपना मार्गदर्शन सर सभी अधिकारियों को भी, उपस्थित मुखिया भाई बंधुओं को भी, प्रेस के बंधुओं को, एक एक व्यक्ति यहाँ पर आपकी बात को सुनने के लिए इंतजार कर रहा है। सर आपका उद्बोधन, आपका संबोधन के लिए आपसे अनुरोध करेंगे। क्या फिक्स है क्या यहाँ? आप लोगों से पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि बैठ जाएं। पीछे कैमरा लगा हुआ है, जिनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं वो हमारी प्राथमिकता है। मैं क्षमा प्रार्थना के साथ ये बात कर रहा हूँ, आप लोग बैठ जाएं। बैठ के अगर काम हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो मुझसे बाद में भी संवाद कर सकते हैं। मैं आप लोग को जितना समय चाहेंगे उतना समय दूंगा। सबको मेरा जोहार। अब मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। डीजीआरओ साहब ने अपने संबोधन में ये कहा कि ये ज़िला पिछड़ा ज़िला है, यहाँ के लोग सीधे हैं। मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि इस ज़िले के लोग सीधे हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यहाँ के लोग पिछड़े हैं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि कोई भी साधन से, पैसे से बड़ा नहीं होता है, अमीर नहीं होता है, वो अपनी सोच से बड़ा होता है। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों की सोच बड़ी है। साधन भले ना हो, पैसे भले ना हो, लेकिन सोच बड़ी है। इसलिए आप पिछड़े नहीं हैं। साधन से पिछड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच से बड़ा रहें और इसी सोच को और मजबूत करने के लिए खाद्य आयोग आप लोगों के पास आया है। मैं, जैसा मेरे सदस्य ने भी कहा, डीजीआरओ ने भी कहा कि ये 16वां ज़िला है जहां आयोग आया है। मैं हर जगह जाता हूं, मैं हर जगह एक ही बात दोहराता हूं। ये इसलिए दोहराता हूं कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ये समझते होंगे कि आप लोग मुखिया हैं और सिर्फ मुखिया हैं। मुखिया तो हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ और मैं सर्टिफिकेट देने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि आप मात्र मुखिया भर नहीं हैं, आप इस समाज की नींव हैं। आप मजबूत नहीं होंगे तो ये ना
जिला आगे बढ़ सकता है, न राज्य आगे बढ़ सकता है, न देश आगे बढ़ सकता है। पूरे विकास की नींव आप हैं। जब तक ये नींव मजबूत नहीं होगा तब तक विकास की इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोगों को आज ये एहसास कराने आए हैं कि आपकी ताकत क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। ये वैसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि हम आए, भाषण दिए और आप ताली बजाए, नाश्ता किए, घर चले गए। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम जिस मकसद से निकले हैं जिलों में कार्यक्रम करने के लिए, वो मकसद मेरा पूरा नहीं होगा। ये इस कार्यक्रम की रूपरेखा इसलिए बनाई गई है कि हम आपसे जुड़ें और आप हमसे जुड़े और हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे हम दोनों को संतोष मिले। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये एनएफएसए की जितनी भी योजनाएं हैं, ये योजनाएं समाज के गरीब तबकों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अपने साधन से अपने संसाधन नहीं जुटा सकते हैं। अब राशन कौन लेता है? सरकार की ही जो आहारता है उसके हिसाब से जो गरीब है, जो अपने हिसाब से अनाज जुगाड़ नहीं कर सकता है, व्यवस्था नहीं कर सकता है, उसका राशन कार्ड बनता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो लाभुक हैं वो कौन हैं? जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, वही हैं। मिड डे मील जो दिया जाता है वो सिर्फ भोजन नहीं है, वो एक पौष्टिक भोजन है, ताकि अगर बच्चों को घर में पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार के माध्यम से उसे पौष्टिक आहार दिया जाए ताकि वो कुपोषण के शिकार न हो पाएं। इसलिए जैसे सिविल सर्जन साहब ने बताया एमटीसी केंद्र क्या है, कुपोषण उपचार केंद्र क्या है, वहाँ पर क्या होता है, किन बच्चों का इलाज होता है। मतलब आप भी ये समझ रही हैं या यही समझाने हम आए हैं कि एनएफएसए की जितनी भी योजनाएं हैं वो समाज के सबसे जो वंचित लोग हैं, जो हमसे पीछे रह गए हैं, और हम लोगों की जिम्मेवारी है कि उनको पीछे न रहने दिया जाए, उनको भी समृद्ध बनाया जाए, उनको भी कुपोषण मुक्त बनाया जाए, उनको भी इस संकट से निकाला जाए कि उनको खाद्यान्न का अभाव ना हो। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और ये एक बात मैं हर जगह कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अधिकारी हैं, अधिकारी की ये जिम्मेवारी है, अधिकारी करेगा, हमको क्या मतलब। कई लोगों के ये भाव रहता है। मैं भी गांव में ही पढ़ा बढ़ा हूँ, मुझे भी गांव की संस्कृति के बारे में जानकारी है। ये अमूमन धारणा होती है, अरे हमको क्या मतलब है, छोड़ो ना, वो है ना, वीडियो देखेगा, BLW देखेगा, ये देखेगा, हमको क्या मतलब है। यहीं पर आपको ये बताने आए हैं कि मतलब आप ही को है, आप ही को मतलब रखना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज जितने अधिकारी यहाँ बैठे हैं, आज इस ज़िले में हैं, कल इस ज़िले में नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग इस ज़िले से नहीं जा सकते हैं। आपका अपने समाज से जन्म जन्मांतर का संबंध है। जब तक सृष्टि रहेगा तब तक समाज रहेगा और तब तक आपका उस समाज से संबंध रहेगा। अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, आपका समाज खराब होगा और आज की पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी कि कैसा मुखिया हुआ था कि हम लोगों को न भोजन उपलब्ध करा पाया, न हम लोगों को कुपोषण मुक्त करा पाया। इसलिए मैं ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, और ये कहना जरूरी है कि आपको अपना अधिकार चाहिए। अपने पंचायत को, लोगों को अधिकार दिलाना है तो आवाज़ आपको उठानी होगी, बात आपको उठाना होगा। आपको संघर्ष करने की जरूरत पड़े तो संघर्ष कीजिए। आपको खाद्य आयोग की शिकायत करनी हो, आलोचना करनी हो, आप कीजिए। आपको न डरना है न रुकना है, क्योंकि मैं एक बात हर बार कहता हूँ कि अनजाने में हुई गलती को गलती नहीं कहा जाता है। जब जानबूझकर गलती की जाए तो उसी को अपराध कहा जाता है। अगर मान लीजिए आज से पहले तक आप लोग चुप थे, खामोश थे, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते थे, तो मैं इसे चूक मानूंगा कि आप जानकारी के अभाव में अपनी बात नहीं उठा रहे थे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम के बाद अगर आप शिकायत नहीं करते हैं, अधिकारियों पर लोगों का अधिकार देने के लिए दबाव नहीं डालते हैं, तब मैं ये समझूंगा कि उस अपराध में आप भी शामिल हैं, क्योंकि अब आपको जानकारी है फिर भी आप चुप हैं।
इसलिए अनजाने में की अब भी मैं जैसे एक उदाहरण अन्य जिलों में भी देता हूँ, जैसे कई हमारी बहनें माँ बैठी हैं, कई भाई भी बैठे हैं। अमूमन हर धर्म में ये प्रथा होती है उपवास करने की, व्रत रखा जाता है। किसी एक दिन, हर धर्म में अलग अलग समय उपवास रखने का प्रावधान है। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जिस दिन उपवास रखना था उस दिन पता ही नहीं चला कि आज उपवास का दिन है। सुबह उठे और फ्रेश होकर हमने कुछ खा लिया तो जब बड़े बूढ़े हमारे देखते हैं मुझे खाते हुए, या आप लोगों को खाते देखते हैं, तो ये कहते हैं कि अरे आज तो उपवास रखना था, आज कैसे खा ली? तो आप कहते हैं कि नहीं, अरे हमको तो पता ही नहीं था कि आज उपवास रखना है। तो आपके बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? आपके बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि चलो तुमको पता नहीं था, खा ली, अब मत खाना। मतलब ईश्वर भी ये कहता है कि अनजाने में हुई गलती अपराध नहीं है, अब जान गए कि उपवास करना है तो अब मत खाना। इसी तरीके से अब तक आप चुप थे, अब तक अपने अधिकारियों के लिए नहीं लड़ रहे थे, तो वो अनजाने में हो रही गलती थी। लेकिन अब के बाद से अगर आप नहीं अपनी बात उठाएंगे, नहीं अपने लोगों को अधिकार दिलाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि इस अपराध में आप भी शामिल रहेंगे और आप अपने को माफ़ नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपको कोई क्या कहता है इससे मतलब नहीं है। मैं हरदम ये बात कहता हूँ कि आप अगर आईने में खड़े होकर खुद से बात कर लें और आपको ये लगे कि आप अपने सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, कौन क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं रखिए। कि वीडियो अगर ये कहता है अरे ये मुखिया जी तो बहुत बोलता है, बहुत जहाँ जाते हैं वहीं चाय चाय करता है, बोल दीजिए। वीडियो के बोलने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ ये उचित है या नहीं है। अगर आप स्वयं को ये जवाब देते हैं कि नहीं, जो आवाज़ उठा रहा हूँ ये उचित है, उठाना चाहिए, कोई क्या कहता है किसी की फिक्र मत कीजिए। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो मरना मुझे ही होगा। मेरे सदस्य के मरने से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुझे अधिकार चाहिए तो मुझे ही लड़ना होगा, दूसरे मेरे हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई का मतलब हम ये नहीं करें कि डंडा लेके, हथियार लेके लड़ाई लड़ना है। लड़ाई लड़ने के संवैधानिक तरीके हैं, प्रक्रियाएं बनी हुई हैं, कैसे कौन सा अधिकार लेना है, उसको पाने के क्या तरीके हैं। जैसे ज़िले में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, वहाँ शिकायत कीजिए, वो नहीं सुनते हैं तो अब खाद्य आयोग में शिकायत कीजिए। खाद्य आयोग नहीं सुनता है, मेरे खिलाफ अदालत चले जाइए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि जिस दिन रुक जाएंगे वो आपका समाज आपको माफ़ नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों के पास कई तरह के फंड आते होंगे, आपको नाली बनाना है, पुलिया बनानी है, कई तरह के जिम्मेवारी आपको है। आप उसका निर्वहन कीजिए, अपने विवेक से कीजिए, जैसे आपको उचित लगे वैसे कीजिए। मैं सिर्फ आप लोगों से करबद्ध आग्रह ये कर रहा हूं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जितनी भी जुड़ी योजनाएं हैं, इसको आप अपना कर्तव्य मत मानिए, आप इसको ये धर्म मानिए कि मेरा धर्म है, ये हम करेंगे तो इसको हमको पुण्य होगा, इसमें हमको धार्मिक लाभ मिलेगा, और जब करेंगे उससे हमारे कर्तव्य की पूर्ति होगी। क्योंकि कोई भी धर्म हो, हर धर्म ये कहता है कि मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। खासकर जो गरीब हैं, जो निरीह हैं, जो वंचित हैं, उन्हीं में ईश्वर बसते हैं। और ये योजनाएं किन के लिए है? ये योजनाएं गरीबों के लिए है, वंचित के लिए है, जो समाज में अभी हमसे पीछे रह गए उनके लिए है। मतलब उन्हीं में ईश्वर वास करते हैं, और उनकी सेवा अगर आपने कर दी, अगर उनको उनका अधिकार दिला दिया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य आपको नहीं होगा। और एक बार मेरे कहने से ये करके देखिए, देखिए कितना सुकून मिलेगा और आपको कितनी ताकत मिलेगी। दूसरी बात, अब आप ये कहेंगे कि सर ने भाषण तो दे दिया, हमको मेरी ऊर्जा जगा दी, हमको करना क्या है, हमको क्या करना चाहिए? अब विषय यही है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको यह करना चाहिए, राशन डीलर अगर उचित मात्रा में अनाज न दे, अनाज देने के बाद रसीद न दे, नियमित अनाज न दे, आंगनबाड़ी केंद्रों पर हमारी माँ बहनों को, बच्चों को जो पोषाहार मिलना है वो न मिल रहा हो, स्कूलों में मध्याह्न भोजन गुणवत्तापूर्ण न मिल रहा हो, मेनू के अनुसार न मिल रहा हो,
जो बच्चे कुपोषित हैं उनको उपचार केंद्रों तक नहीं ले जाया जा रहा हो तो आप चुप मत बैठिए, आप जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को शिकायत कीजिए। वो नहीं सुनते हैं तो खाद्य आयोग को शिकायत कीजिए। आप स्वयं मत कीजिए, आप अपने लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि वो शिकायत करें, क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं हैं, आप एक समूह के प्रतिनिधि हैं और आपकी ये जिम्मेवारी है कि आपको अपने अधिकार के लिए भी लड़ना है और उनको भी, आपको अपनी जनता को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना है, जागृत करना है। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। दूसरा मेरा ये आग्रह है, मैंने सुबह भी डीजीआरओ को ये निर्देश दिया है और इसमें आप लोगों के पास भी तमाम तरह के फंड आते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर फंड नहीं है तो इसमें जिला प्रशासन मदद करेगा आप लोगों को। जिला प्रशासन मदद नहीं करता है, आयोग अपनी क्षमता अनुसार आपको मदद करेगा। आप लोग एक काम कीजिए कि अपने पंचायत भवन के बाहर उचित हो, आपको गांव में अपने पंचायत में जिस जगह उचित लगे वहाँ एक होर्डिंग लगवाइए, बड़ा सा होर्डिंग लगवाइए या देवाल लेखन करवाइए, माइकिंग करवाइए और उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को बताइए और ये भी बताइए कि ये योजना है, इसमें ये मात्रा मिलनी है, ये प्रावधान है, नहीं मिले तो कैसे शिकायत करनी है, कहाँ शिकायत करनी है। इसीलिए आप लोगों को जो किट दिया गया है, आयोग ने जो फाइल दी है उसमें सारी बातों की जानकारी है। इसलिए होर्डिंग में क्या लिखेंगे सर, ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आयोग ने पहले ही अपने किट में आप लोगों को सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। दूसरी एक बड़ी चीज़ है कि अमूमन जो पहली पाली में भी जन सुनवाई कर रहे थे, काफ़ी लोग आए थे, उनमें लोगों का ये कहना था, मुख्य शिकायत ये रहती है कि राशन कार्ड बनाने जाते हैं, राशन कार्ड नहीं बनता है, चक्कर लगाना पड़ता है, अधिकारी सुनता नहीं है। तो उसमें एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ कि राशन कार्ड बनता कैसे है और किन का बनता है। मैं जो संख्या बता रहा हूँ ये एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, ये सही आंकड़ा नहीं है, एक सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार ने ये तय किया कि जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उन लोगों को केंद्र सरकार राशन उपलब्ध कराएगी। तो केंद्र तो अपने हिसाब से लोगों को चिन्हित नहीं कर सकती है, तो केंद्र ने सभी राज्यों को ये कहा कि हम सपोज एक उदाहरण के तौर पर मैं संख्या ले रहा हूँ कि मैं 2000 लोगों को चिन्हित करके बताइए, उन 2000 लोगों को केंद्र राशन देगा। राज्य सरकार ने चिन्हित कर लिया कि ये 2000 लोग हैं जो वंचित हैं, जिनको आवश्यकता है, उनका राशन कार्ड बन गया, तो उसका राशन केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। फिर राज्य सरकार को ये लगा कि नहीं, ये जो 2000 लोग हैं, इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जिनको राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र ने एक सीमा रखी हुई कि 2000 लोगों को ही देंगे। तो राज्य सरकार ने ये तय किया कि ठीक है, 1000 लोगों को का कार्ड हम बनाएंगे और उसका राशन हम देंगे। तो ये उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अगर केंद्र ने ये तय किया 2000 लोग, तो अधिकारी किसी 2000 का ही कार्ड बना सकते हैं। राज्य सरकार ने तय किया कि मैं किसी 1000 को दूंगा, तो अधिकारी किसी 1000 का ही राशन कार्ड बना सकते हैं। अब आप ये मन में भाव लेके रखे हैं कि अधिकारी मनमानी करते हैं, कार्ड नहीं बनाते हैं, लेकिन हकीकत भी ये है कि चूंकि संख्या नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो वो कैसे बनाएगा। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि तो सर फिर हम क्या करें, चुपचाप बैठ जाएं, वो राशन कार्ड बना नहीं सकता है, उसकी एक सीमा है, तो हम क्या करें। यहीं पर आपकी असल जिम्मेवारी शुरू होती है। जिम्मेवारी इसलिए शुरू होती है कि हर पंचायत में, मेरी बातों से लगभग लोग सहमत होंगे, लेकिन मैं जो सवाल पूछूंगा उसके बाद उससे आप लोग सब असहमत होंगे। मुझे भी ये मालूम है, आप लोगों को भी ये मालूम है कि हर पंचायत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो संपन्न हैं या राशन कार्ड रखने की पात्रता नहीं रखते हैं, बावजूद इसके उनके पास राशन कार्ड है। आप लोग ये जानते हैं, जैसा मैडम ने भी कहा कि आप लोगों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। प्रयास क्यों करना चाहिए? प्रयास इसलिए करना चाहिए कि अगर जो खुद सामर्थ्य रखते हैं उन लोगों का नाम हटता है, तो उन लोगों का जुड़ेगा जो वाकई भोजन की आवश्यकता है, खाद्यान्न की आवश्यकता है। देखिए, मैं अधिकारियों से ये अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि वो
एक एक पंचायत के हर व्यक्ति के बारे में जानें, ये लेकिन आपसे ये अपेक्षा रख सकता हूं कि आप पंचायत के एक एक लोगों के, एक एक परिवार के लोगों को जानते हैं। इसमें आप लोगों को कई बार ये लगता है, या लगना स्वाभाविक भी है, कि इस लफड़े में हम क्यों पड़े, जो 5 आदमी का हम नाम कटवाएंगे वो मेरा दुश्मन हो जाएगा। लेकिन उस समय जब ये भाव आता है तो उस समय ये भी सोचिए कि 5 अगर दुश्मन हो भी जाएगा तो 5 गरीबों की आपको दुआ भी लगेगी जिनका राशन कार्ड बनेगा। हाँ, इसमें समस्या ये है जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जो अन्य जिलों से सुझाव आया है उस पर आयोग ने उस सुझाव का स्वागत किया है, आयोग विभाग को भी पत्र लिखेगा। उसमें कई सम्मानित मुखिया ने ये कहा कि सर, अगर हम अपने पंचायत में लोगों का नाम कटवाते हैं या आयोग लोगों की पहचान करते हैं या उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपना नाम हटवा लें, अगर मान लीजिए हम 30 लोगों का नाम हटवाते हैं तो प्रावधान ये हो कि हमारे ही पंचायत के 30 लोगों का नाम जुड़े, जिस बात से आयोग सहमत है। लेकिन अभी ये प्रावधान नहीं है, उस प्रावधान में सुधार करने की आवश्यकता है। आयोग इस संदर्भ में विभाग से लिखेगा। लेकिन जब तक नहीं होता है, अगर हम मान लिए कि आपके पंचायत के लोगों का नहीं जुड़ा, दूसरी एक सुझाव ये भी आया था जिससे भी आयोग सहमत है कि नाम जोड़ने की प्रक्रिया में ग्राम सभा की अनुशंसा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, जिस बात से हम सहमत हैं। क्योंकि किनका जोड़ा जाए ये अधिकारियों के विवेक पर न छोड़ा जाए, क्योंकि जब नाम कटाने की प्रक्रिया में हम शामिल हैं तो नाम जोड़ने की प्रक्रिया में हम शामिल क्यों न रहें, तो फिर हम क्यों नाम हटाएं। अगर किनको जोड़ा जाना है ये हम तय नहीं कर पाते हैं तो हम इसमें क्यों हिस्सा लें, इस बात से हम सहमत हैं। इस दिशा में हम आयोग जो भी संभव पत्राचार है, विभाग से बातचीत करना है, राज्य सरकार को पत्र लिखना है, उस दिशा में काम करना है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जीवन में हर मोड़ पर समस्या है, कहाँ समस्या नहीं है। लेकिन हम अगर समस्या की ही बात करते रह जाएंगे तो हम समाधान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। हमको समस्या, अगर आपका घर में बेटा बदमाश है तो आप क्या करते हैं? बेटा को सुधारने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, जितने आपकी बुद्धि विवेक है उस हिसाब से प्रयास करते हैं। आप उसको छोड़ तो नहीं देते हैं। उसी तरीके से आज हमारी व्यवस्थाओं में कमी है, तो कमी है तो इन कमी से लड़ना हम छोड़ देंगे तो कमी दूर कैसे होगा? बेटे को समझाने हम छोड़ देंगे तो बेटा कैसे सुधरेगा? इसलिए इस व्यवस्था में कमी है, हम ये मान रहे हैं कि कमियां हैं, लेकिन कमी को दूर करने के लिए दूसरे ग्रह से लोग नहीं आएंगे, हम ही को आपको मिलकर दूर करना होगा। अधिकारी एक कड़ी हैं, लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण एक वो माध्यम है जो माध्यम अगर सक्रिय नहीं हुआ तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि ना कोई योजनाएं धरातल पर जा सकती हैं, ना आपके पंचायत के लोग जागरूक हो सकते हैं। अधिकारी पर दबाव डालने का काम आपका है, क्योंकि अधिकारी को तो पता है कि हम ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या होगा, तब ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप ट्रांसफ़र नहीं होगा आपका, आप यहीं रहेंगे, आप नहीं जागेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी भुगतेगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, मैं बात कहने से पहले अपनी ये एक बात कहूँ कि जो भी राशन डीलर हैं, वो कुछ लोग हमसे मिलते भी हैं, मिले भी हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपनी शिकायत हैं। आयोग उनके शिकायतों, उनकी समस्याओं से वाकिफ़ है, और मैं ये मानता हूँ कि डीलर भी हमारे ही भाई बंधु हैं, हमारे समाज के लोग हैं। उनको उनकी समस्याएं दूर करना भी आयोग की जिम्मेवारी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कहने के बावजूद डीलर, ये 2 तर्क डीलर अमूमन देता है जो शिकायतों के माध्यम से मेरी जानकारी में है, कि हमको जो कमीशन मिलता है उस कमीशन से मेरा घर नहीं चल सकता है, तो हम लोगों का अनाज कम नहीं देंगे तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे। ये एक आम तर्क है जो डीलर की तरफ से सुना जाता है या लोग शिकायत करते हैं।
दूसरी बात ये आती है, डीलर ये कहता है, और कई बार डीलर सही भी कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत कहते हैं, कि सर हमको पीछे से ही अनाज कम मिलता है, गोडाउन से नाप के नहीं देता है, 300 क्विंटल मिलना है तो 250 क्विंटल ही मिलता है, तो हम 250 क्विंटल में 300 क्विंटल कैसे बांटें? तो उन डीलर को आप लोग ये कहिए कि तुम अनाज पीछे से कम क्यों लेते हो? तुमको 250 क्विंटल दिया जाता है तो 300 क्विंटल पे साइन क्यों करते हो? तुमको शिकायत करने से किसने रोका है? डीलर को भी प्रेरित करिए, वो अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करे। अगर कोई अधिकारी मिला हुआ है तो वो तब तक उसका भंडा नहीं फूटेगा जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा। ये कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? जब तक नहीं बांधिएगा तो बिल्ली दूध पीते रहेगी, आप देखते रहिए। घंटी बांधनी होगी, इसलिए आप लोग आगे आइए, बिल्ली के गले में घंटी बांधिए, तभी दूध बचेगा, नहीं तो दूध हमारा खत्म हो जाएगा। लोग दूध पीते रहेंगे, हम बैठकर तमाशबीन बने रहेंगे। इसलिए आप लोगों को ये बताने आए हैं कि और दूसरा तर्क जो डीलर देते हैं कि मेरा घर नहीं चलता है, उस डीलर्स के प्रति सहानुभूति रखते हुए मैं ये कह रहा हूँ, उस डीलर से ये पूछिए कि जब आपने राशन डीलर की डीलरशिप ली तो क्या सरकार आपके दरवाजे पर आई थी आपको डीलरी देने के लिए, या आपने आवेदन किया था, आपने सरकार से आग्रह किया था हमको डीलर बनाया जाए? नंबर 1। नंबर 2 कि कोई भी अगर मान लीजिए उदाहरण स्वरूप हम और आप कोई भी अगर छोटा सा व्यापार करते हैं, उस व्यापार में अगर नुकसान हो रहा है, उस व्यापार से मेरा घर नहीं चल रहा है, तो क्या हम उस नुकसान की भरपाई के लिए लोगों की पॉकेटमारी शुरू कर दें? और पॉकेटमारी करते हुए पुलिस पकड़ ले तो क्या हम पुलिस को ये तर्क देंगे कि नहीं सर हम जो व्यापार कर रहे थे उसमें नुकसान हो गया इसलिए पॉकेटमारी कर रहे थे, नहीं पॉकेटमारी करेंगे तो भूखे मर जाएंगे? तो क्या पुलिस आपको छोड़ देगी? क्या ये तर्क स्वीकार कर लिया जाएगा? नहीं किया जाएगा। इसलिए डीलर को ये कहिए कि अगर आपको नहीं पोसाता है तो आप डीलरी छोड़ दीजिए, लेकिन जब तक आप डीलर हैं तब तक आपको उन प्रावधानों का पालन करना होगा जो प्रावधान सरकार ने तय किए हैं। इसलिए डीलर की भी, क्योंकि जब हम हर जिले में मुखिया संवाद कर लेंगे उसके बाद डीलरों से भी संवाद हम करेंगे, डीलरों की भी समस्या जानेंगे, डीलरों की भी समस्याएं दूर कैसी हो उस दिशा में प्रयास करेंगे। आयोग जो संभव प्रयास है वो करेगा, लेकिन जब तक वो डीलर हैं तब तक उनको इस बात की छूट नहीं दी जा सकती है कि वो तर्कों का सहारा लेकर जो लाभुक हैं उनको उनके अधिकार से वंचित करें। दूसरी बात एक आप लोगों को जानकारी दे दूं कि पिछले साल आयोग ने जो राज्य के विभिन्न जिलों में जो डीजीआरओ ने बेहतर काम किया था उनको आयोग ने पुरस्कृत किया, सम्मानित किया, और ये इसलिए किया कि डीजीआरओ को भी ये एहसास रहे कि आयोग की नज़र उन पर है, अच्छे काम करने वालों की तारीफ़ की जाती है, पुरस्कृत किया जाता है, और जो अपेक्षा अनुसार या जिन मापदंडों पर आयोग अपेक्षा रखता है उन मापदंडों पर खरे नहीं उतर सकता है तो उन्हें आयोग समय समय पर अपने हिसाब से दंडित भी करता है। उसी तरीके से आयोग ने ये तय किया है कि आयोग राज्य भर के सभी जिलों के 3 मुखिया को हर साल 9 दिसंबर को जो आयोग का स्थापना दिवस होता है उसमें पुरस्कृत करेगा, और पुरस्कार के मापदंड जो बनाए गए हैं वो कमोबेश वही बनाए गए हैं जो मैंने आज कहा कि कौन मुखिया अपने पंचायत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की योजनाओं को लागू करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात छूट गई और डीएसओ ने भी छोड़ दिया कि अब आप ये कहेंगे कि सर हम इन योजनाओं की निगरानी कैसे करें, मेरा अधिकार क्या है? हम आपके कहने से चले जाएंगे और लोग कहेगा कि तुम कौन हो, तुमको किसने अधिकार दिया? तो आप लोगों को किट में भी इस बात की जानकारी दी गई है, और मैं ऐसे भी बता देता हूं कि हर पंचायत में मुखिया निगरानी समिति, कहीं उसको सतर्कता समिति कहा जाता है, उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। आपको निगरानी करने की जिम्मेवारी है, आपको प्रोसीडिंग बनाने के अधिकारी की जिम्मेवारी है, आपको उस प्रोसीडिंग को, उस बैठक की कार्यवाही को अधिकारियों को प्रेषित करने, और अधिकारी अगर आपकी अनुशंसा को नहीं मानते हैं तो आप आयोग को शिकायत करें। मतलब आपको संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है आप निगरानी समिति के अध्यक्ष होने के नाते
इसलिए निगरानी समिति का गठन हो गया है आपके ज़िले में, डीएसओ हो गया है क्या? निगरानी समिति, सतर्कता समिति की बैठक हुई है, आप लोगों को जानकारी है क्या? खड़े होके बोलो। आओ। क्या ये लोग बोल रहे हैं किसी को पता ही नहीं, तुम बोल रहे हो गया? अरे तो विलेज तो पंचायत कहाँ से बनता है? विलेज से होता तो इनको पता नहीं होता क्या? ये कहाँ रहते हैं? विलेज क्या टाउन पंचायत मुख्यालय क्या शहर में है? वो वाला गठन हुआ है अभी इसके कौन नहीं। करेगा? कहाँ हम दूसरे ग्रह से लोग आएंगे यार? ये शर्म की बात है यार। मतलब डीजल साहब क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? आप लोगों ने मजाक बना रखा है, मतलब एनएफएसए को बिल्कुल मजाक बना रखा है क्या? क्या मतलब हद हालत है यार। निगरानी समिति की ये 7 दिनों के अंदर गठित करके आयोग को सूचित कीजिए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अनिल, इनको लिखो, डीएसओ को 100 इशू कराओ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। निगरानी समिति ये हमारे मुखिया, हमारे इस पूरे एनएफएसए के मजबूत स्तंभ हैं, इनको पता ही नहीं इनका अधिकार क्या है। विभाग ने ही तो ये प्रावधान बनाया है ना, आयोग ने तो ये प्रावधान नहीं बनाया है कि ये निगरानी समिति का अध्यक्ष होंगे। ये आयोग का निर्णय तो नहीं है। इसका मतलब आप विभागीय सचिवों का भी आदेश की फिक्र नहीं है आप लोगों को। ये निगरानी समिति के आप लोग अध्यक्ष होते हैं, निगरानी समिति का गठन होना है। ये डीजीआरओ साहब ये 7 दिन के अंदर हर प्रखंड में कहिए कि वीडियो कैंप लगाएगा, सतर्कता समिति के गठन और उसके कर्तव्य और कैसे काम करना है, क्या करना है, इसकी जानकारी देंगे। क्योंकि ये जानबूझकर ये सब किया जा रहा है, ये अनजाने में हो रहा है, ऐसा हम मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि लोगों को उनका अधिकार बताओ नहीं तो कि जो गड़बड़ियां हो रही है उस पर पर्दा ढकने का मौका मिल जाए। इसलिए ये निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ है, 7 दिन में गठन हो जाएगा और आपको निगरानी समिति के माध्यम से सारी चीज़ों पर नज़र रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद एक बात जो मैंने पहले कही वही मैं दोहरा रहा हूं कि आप लोग ये कोशिश कीजिए कि आप लोग स्वयं, तो मैंने जितनी जानकारी देनी थी दे दी। अब चूंकि आयोग राज्य के हर एक व्यक्ति से, हर एक लाभुक से सीधा संवाद नहीं कर सकता है, इसलिए मुखिया को एक कड़ी मैंने इसलिए माना कि मैंने आपको जानकारी दी। अब आप अपने पंचायत के लोगों को जानकारी दीजिए कि ये योजना है, ये प्रावधान है, ये मिलना है, ताकि वो अधिकार जान लेंगे। तो आयोग ने इसलिए अपनी एक लाइन बनाई है, अधिकार जाने अधिकार मांगे। क्योंकि कोई अगर अधिकार जानेगा ही नहीं तो वो मांगेगा कैसे? जैसे अभी आप लोगों को ये पता नहीं था कि सतर्कता समिति भी होता है, आप उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये बताया गया आपको। अब आप अधिकारियों पर दबाव डालेंगे या डालना चाहिए आपको कि सतर्कता समिति का गठन कीजिए, हमको अपना अधिकार बताइए, हम सतर्कता समिति कैसे काम करेगा ये बताया जाए। तो ये तो मुझे जितनी बात रखनी थी मैंने रख दी। अब चूँकि ये संवाद है तो संवाद में जो आग्रह मैं हर जगह करता हूँ वही आग्रह आप लोगों से कर रहा हूँ कि आप लोगों की अगर कोई शिकायत हो आंगनबाड़ी से, पीडीएस से, एमडीएम से, एमटीसी से, कुपोषण उपचार केंद्र से संबंधित, तो शिकायत आप लिखकर चाहे तो अभी दे दें, चाहे तो आयोग ने जो आपको किट दिया है उसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेज दें। अभी आप लोगों का अगर कोई सुझाव हो, कोई आप सलाह देना चाहें तो आप लोग एक एक करके हाथ उठाएंगे, माइक आपके पास चला जाएगा, आप अपने सुझाव और सलाह दे सकते हैं। क्योंकि शिकायत पर हम सुनवाई करके ही कार्रवाई कर सकते हैं, हम शिकायत पर खड़े खड़े कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। हम आपकी सलाह होगी तो आयोग भी अपने कार्यप्रणाली में सुधार करने की आप उन सलाहों के माध्यम से कोशिश करेगा और राज्य सरकार को नीति निर्धारण में अपना मंतव्य भेजेगा। अब जिनको कोई सलाह सुझाव देना हो तो हाथ खड़े कर सकते हैं, उनके तक माइक पहुंच जाएगा। जोहार सर,
मेरा नाम मंगल माझी है, रुसुनिया पंचायत के मुखिया जी। सर अभी हाल फिलहाल में मेरे पास कुछ शिकायत आए हैं कि जिनका जो बुजुर्ग जितने नहीं, मैंने क्या कहा, शिकायत पर सर, नहीं। एक हाँ, बुजुर्ग महिला व पुरुष है ना, उन लोग का फिंगर अभी अपडेट नहीं ले रहा है, तो उन लोग का जो राशन उन लोग को नहीं मिल पा रहा है, इनका कुछ तो उपाय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं मुझसे छूट गया ये बात, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, एक प्रावधान है जिसको कहते हैं अपवाद पंजी। अगर किन्हीं का अंगूठा नहीं लग रहा है या कोई तकनीकी दिक्कत है तो किसी भी हालत में किसी को भी राशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसको अपवाद पंजी के माध्यम से देगा। और कहाँ का मामला है वो संज्ञान में दीजिए, जरा देखो कहाँ का है कि अपवाद पंजी का प्रावधान है ना, जहाँ अपवाद पंजी के माध्यम से उनको राशन दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी अगर डीलर कह रहा है तो हो सकता है डीलर को भी जानकारी ना हो, डीलर को ये बताइए, नहीं तो उनको डीलर को डीएसओ से बात करा दीजिए, वो प्रावधान की जानकारी दे देंगे। हम ये नहीं करेंगे कि डीलर जानबूझकर ही ऐसा कर रहा है, हो सकता है डीलर को ये जानकारी ना हो कि अपवाद पंजी भी एक माध्यम है, तो ये अपवाद पंजी का प्रावधान है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात छूट गई, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, डीएसओ ने हालांकि बात बताई लेकिन पूरी विस्तार से नहीं बताई, कि जैसे हमने पहले आप लोगों से ये चर्चा की कि राशन कार्ड उन्हीं का बन सकता है जब वैकेंसी रहेगा या उसकी एक सीमा है। तो आपका एक सवाल हो सकता है, आपसे हमसे नहीं पूछा, लेकिन आप स्वयं से एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अगर राशन कार्ड नहीं बने तो क्या हम अपने लोगों को मरने छोड़ दें, फिर क्या करें, उनके लिए हम क्या करें, अपने घर से खिलाएं? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। उसी के लिए एक प्रावधान किया गया है जिसको कहते हैं आकस्मिक निधि कोष। वो क्या है, हर पंचायत को 10,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं, और अगर उपलब्ध कराए नहीं गए हैं तो बीडीओ को कहिए और बीडीओ को कहिए कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। वो 10,000 रुपये की राशि इसलिए होती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको आहर्ता रखता है या राशन कार्ड है भी और किन्हीं कारण से राशन नहीं मिला, या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उसको खाद्यान्न के अभाव में उसके मर जाने की संभावना है, ऐसे लोगों को तत्काल आप वो 10,000 रुपये की राशि से एक निर्धारित मात्रा में 10 किलो, कितनी 10 किलो है ना जी, 10 किलो खाद्यान्न, वो गेहूं खाता है, चावल खाता है, जो भी खाने वाले व्यक्ति हैं, आप बाज़ार मूल्य पर खरीद कर उसको उपलब्ध कराएंगे। और वो खर्च करने के बाद आप जब 10,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो आप जो आपने खर्च किया है उसका पूरा विवरण वीडियो को देंगे, उसको सत्यापित वीडियो करेगा, उसके बाद फिर आपको राशि उपलब्ध कराई दी जाएगी। मतलब ये आकस्मिक खाद्यान्न कोष वो राशि नहीं है जो एक बार आपने, जैसे और योजनाओं में आता है कि इस साल लैप्स हो जाएगा, ये राशि लैप्स नहीं होगा। अगर खत्म होगा तो आपको और राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण, इस चीज़ की भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये समझिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो मूल मंत्र है वो ये है कि किसी भी परिस्थिति में किसी की मौत खाद्यान्न के अभाव में नहीं होनी चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में समाज का कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार न हो। ये सरकारें योजनाएं बना सकती हैं, लेकिन अधिकारी को क्रियान्वित करना है और आपको निगरानी रखना है। आप निगरानी नहीं रखेंगे, अधिकारी लापरवाही अगर बरतते हैं तो उनको सचेत नहीं किया जा सकता है। सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं की निगरानी आपको करनी है। आप नहीं करेंगे, आपका समाज खराब होगा। अब और किन्हीं का कुछ सलाह हो तो, सुझाव हो तो जी माइक दे दीजिए उनको। खरसवां हरिभंजा पंचायत के मुखिया हैं सिद्धेश्वर जोंको। प्रखंड खरसवां से आपूर्ति विभाग में एमओ साहब को हम बुलाए थे एक डीलर के यहाँ हरिभंजा पंचायत में, कार्तिक चंद्र दास के यहाँ। जो डीलर जिसको 6 यूनिट है 30 किलो अनाज देना चाहिए, वो 7 किलो चावल दे रहा था। और नहीं मुखिया जी देखिए, मैंने तो अपनी बात हिंदी में कही, मैंने अंग्रेजी में तो संबोधित किया नहीं। आपको शिकायत है तो लिख कर दीजिए।
आपको सुझाव सलाह है तो दीजिए। मैं आप शिकायत कर रहे हैं, आप शिकायत का स्वागत है, लेकिन लिखित तौर पर। मैंने पहले ही ये बात कही, उसके बाद भी आप वही बात कर रहे हैं। हम एमओ साहब को बुलाए थे। अरे भाई मेरे, आप एमओ साहब को बुलाए थे, मैं बात मान लिया। पूरी सार ये है कि आपकी शिकायत है, आप लिख के दीजिए ना। मैं कहाँ कर रहा हूँ कि शिकायत पर सुनवाई नहीं होगी। मैं मौखिक तौर पर आदेश नहीं दे सकता हूँ। मैंने पहले ही कहा, मेरी भी एक सीमा है, मेरी भी एक परिधि है, मेरे लिए भी एक्ट है, मेरे लिए भी नियमावली है। हम कैसे कार्रवाई करेंगे, कैसे सुनवाई करेंगे, उसकी एक परिधि है, उसकी एक सीमा है। इसलिए मैंने कहा कि आप शिकायत लिखित तौर पर कीजिए, उस पर सुनवाई होगी, उस पर कार्रवाई होगी। आपकी जो बातें हैं, आपको जो किट दिया गया है उस पर व्हाट्सएप नंबर है। आपको सुझाव हो कि उस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए, तो आप सुझाव हो तो दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और कोई? हेलो, मेरा नाम सोमापुर थी, सरायकला प्रखंड गोविंदपुर ग्राम पंचायत के मुखिया जी हैं। मेरा सर ये जानना है कि आजकल जो पंचिंग सिस्टम है, जैसे पीडीएफ दुकान पर, इसमें अलॉटमेंट का जो सिस्टम बताया जाता है सर, जैसे हमने कई डीलरों से बात किए हैं, हम लोग का एक महिला समिति जो डीलर है उनका चावल 0 हो गया है। कहने का मतलब उसको 0 हो गया है जी। उससे पूर्व भी मार्च में उनका 0 हुआ था। तो यहाँ का कहना है कि उसमें बिना पंचिंग करके चावल दिया जाता है, पंचिंग नहीं हो पाता है शायद, इसलिए 0 हो जाता है, अलॉटमेंट 0 हो जाता है उसका। तो ये बताओ क्या समस्या है थोड़ा सा। अभी यहाँ पर हम लोग का विकास महिला समिति चलाती है गोविंदपुर के। सर, ये मुखिया जी की बात से लग रहा है कि जो डीलर को जो आवंटन मिलना चाहिए वो उसको शायद नहीं मिला है। जी तो हाँ। ये समानता यही हो सकता है कि वो पिछला कुछ महीने का खाद्यान्न का वितरण नहीं किए होंगे, जिसके वजह से उनके पास अवशेष बचा रह गया होगा, और उसी अवशेष का समायोजन जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो वो जो अवशेष बच गया है खाद्यान्न, वो डीलर के पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको खरीद के भी बांटना है तो बांटेंगे, और नहीं बांटेंगे तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई हम लोग करेंगे। फिर इससे पूर्व भी आपका फरवरी मार्च में उसका 0 हो गया था। नहीं, ये लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसका कारण यही है। अगर आपके पास ऐसा है शिकायत तो वो कृपया दे दीजिएगा। देखिए, एक चीज़ आपको बता देते हैं, डीएसओ साहब नहीं बता पाए। देखिए, अमूमन होता क्या है, आपके मामले में क्या है ये मुझे पता नहीं है, डीएसओ जांच करके आपको रिपोर्ट देंगे। ये किस प्रखंड के हैं? सरायकला प्रखंड। ये सर, इन वीडियो को कहिए कि मुखिया साहब को विस्तृत तौर पर जानकारी देंगे कि क्या मामला है, क्यों ऐसी स्थिति आ रही है। देखिए, अमूमन क्या होता है, मैं एक जनरली सबके लिए बता देता हूँ। कई बार डीलर ये कहता है कि हमको पीछे से अनाज कम मिला, हमारा अलॉटमेंट कम आया। हम ये नहीं करें कि वो झूठ कह रहा है, लेकिन वो आधा सच कह रहा है। पूरी झूठ है न पूरा सच है। वो कैसे आधा है? वो ऐसे है कि अगर मान लीजिए कि उदाहरण स्वरूप उसको 50 क्विंटल अनाज आया इस महीने में, उसने 40 क्विंटल बांटा, तो 10 क्विंटल बच गया, जिसको अवशेष कहते हैं। तो 10 क्विंटल जो बच गया, तो अगली बार जो आएगा तो उसका 10 क्विंटल माइनस करके आएगा, क्योंकि 10 क्विंटल उसके पास बचा हुआ है। तो वो ये नहीं बताता है कि हमारा कम इसलिए आया कि 10 क्विंटल बचा हुआ है। वो ये दिखाएगा कि देखिए ना, पिछले बार तो 50 आया था, इस बार तो 40 से आया, कम आया तो हम कम करके बांटेंगे। तो वो आधा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करता है। उसी तरीके से 0 तब होता है जब ऐसे करके कई महीनों में उसके पास अवशेष उतने रह जाते हैं जितने का उसको आवंटन होना है। तो ऐसे में उसको, जो आपने कहा कि 0 हो जाता है, 0 उसी स्थिति में सामान्यतः होता है। आपके केस में क्या है ये जांच का विषय है, जांच करके आपको
बीडीओ साहब आपको अपनी पूरी जानकारी से अवगत करा देंगे। ठीक है सर। ठीक है, और कोई हैं? दीजिए, इधर माइक दीजिए। सभी को जोहार। मेरा नाम अविराम हेम्ब्रम, मुखिया पंचायत चिमटिया। मेरा कहना है सर, जो आंगनबाड़ी में जो बच्चा लोग को जो मिलता है खाना, उसका टाइमिंग 1 बजे से 8 बजे से 1 बजे तक बताया गया, लेकिन इसमें से सुबह का नाश्ता, मध्यावधि और मध्याह्न भोजन होगा, वो किस किस टाइम में होता है? DSW बताइए। ये जो 3 टाइम का भोजन है, उसमें सुबह जैसे 8 बजे से खुलता है, तो एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि सुबह 8 से 9 कुछ खेल कूद कराया जाएगा, 9 से 10 के बीच उसको सुबह का नाश्ता दिया जाएगा, सूजी का हलवा, और उसके बाद फिर 1 घंटे कुछ एक्टिविटी करा के फिर वो मूंगफली और गुड़ दिया जाएगा, और 12:30 बजे उसको फिर खाना दिया जाएगा, और 1 बजे फिर केंद्र बंद होता है। ओके मैडम, धन्यवाद। इसी के साथ और एक मेरा कहना है सर, इस नहीं कहना चाहिए था लेकिन मेरे मन में आया था, हम कह रहे हैं, वो जिला शिक्षा विभाग से है कि हम लोग जो खाना तो उसको पौष्टिक मिलना चाहिए, ये स्वाभाविक है, लेकिन सर हम 1-2 स्कूल में घूमने गया तो बच्चा को दर बदर क्लास बाई क्लास बढ़ाते जाता है, लेकिन 2 क्लास 3 क्लास बच्चा को रीडिंग नहीं आता है। बहुत दुख का बात। क्या नहीं आता है? रीडिंग पढ़ने में। ये देखिए, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जी, हमको नहीं बोलना चाहिए था। हमारा सब पदाधिकारी है, नहीं, उसके पहला बैठक है। आपको अपनी बात उठाने के लिए कई मंच है, उन मंचों पर आप उठाइए, मैं इस पे कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा। धन्यवाद जी। और कोई है? सभी को जोहार। मेरा नाम राघव सिंह मुंडा, पातकुम पंचायत मुखिया। मेरा सर एक ही बात कहना है कि जो राशन कार्ड है सर, इसमें कुछ आदमी मृत्यु हो जाता है, कुछ भाई बहन बेटी हम लोग गांव से शादी दे देते हैं, तो दूसरा जगह तो उसका राशन कार्ड में नाम चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ जो मायके में जो ससुराल है, मायके में जो राशन कार्ड है उसमें भी उसका नाम रहता है। हाँ, ये गंभीर विषय है। ये प्रबंधन सर सरल प्रक्रिया में होना चाहिए, और जो आदमी मृत हो गया उनका नाम कटना चाहिए, और जो गांव से बाहर हम लोग शादी दे चुके हैं। देखो, मैंने दूसरे जिले में भी कहा है कि जोड़ने में जो प्रक्रियात्मक मजबूरियां हैं वो हम समझते हैं। डिलीट तो यार तुरंत हो जाना चाहिए। डिलीट में क्यों? क्योंकि ये शिकायतें आयोग तक शिकायत आती है कि मेरा नाम डिलीट नहीं हो रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या लोगों का अविश्वास इसलिए होता है व्यवस्था पर, क्योंकि जो डिलीट में तो कोई प्रक्रियात्मक बाधाएं नहीं है ना, तो क्यों भाई ये तो बता रहे हैं। और इवन के आयोग तक शिकायतें आती है कि सर मेरा 6 महीने से डिलीट नहीं हुआ है। और सर ये वाला काम प्रखंड स्तर से होना चाहिए। जिला नहीं, ये हम सब भेज देता है। गरीब मजदूर सर सहमत हैं, और गरीब मजदूर सर 300 रुपया खर्चा करके 50 किलोमीटर से जिला आएगा, 1 रुपये तक काम नहीं होता है सर। कल ही इस बात की समीक्षा कीजिए कि कितने लंबित हैं डिलीट वाले। ये एक रिव्यू करके या डिलीट तो कर दिया करो ना। डिलीट करोगे तो यार कई लोगों की वैकेंसी भी क्रिएट होगी। ठीक है कि ये अच्छी बात है, और जो डिलीट की शिकायत तो नहीं आनी चाहिए। बनने में जो दिखते हैं वो हम समझ रहे हैं, लेकिन डिलीट होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ये दीजिए इधर। अरे पहले अंग्रेजी में एक लाइन है, लेडीज फर्स्ट, लेकिन फिर भी ये लोग इतने सब्र कर लिए तो इनको मौका दीजिए। थैंक यू सर। सर हम राजनगर प्रखंड के कटंगा पंचायत से हैं। मेरा नाम रानी हंसना, कटंगा पंचायत के मुखिया है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज जो डीलर का बात हो रही है, डीलर लोग को जब राशन मिलता है तो वो जानकारी हम मुखिया लोग को नहीं मिलता है। ये चीज़ मिलना चाहिए हम लोग। ये देखिए, ये मिलना चाहिए, हम इससे असहमत नहीं हैं, लेकिन हमने पहले भी कहा है, ये आज भी कह रहा हूँ, मेरे पास जितने अधिकार हैं पहले उसका तो इस्तेमाल कर लें। जैसे यही उदाहरण मैंने दूसरे ज़िले में दिया था, वही उदाहरण फिर दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपके बेटे को कहीं नौकरी लगती है, जमशेदपुर में नौकरी लग गई आपके बेटे को, आपका बेटा ये कहता है कि नहीं मम्मी हम मोटरसाइकिल से नहीं जाएंगे नौकरी करने, हमको कार होगा तब भी जाएंगे।
तो क्या होगा, आपके बेटे की नौकरी चले जाएगी, तो मतलब जो मिला है वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये भी होना चाहिए, हम सहमत हैं कि आपको भी कार होनी चाहिए, लेकिन जब तक कार नहीं है तब तक मोटरसाइकिल का तो इस्तेमाल करें। आपको जो अधिकार है तब तक तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अधिकार बढ़ जाएगा तो खुशी मुझे भी होगी, मैं आपसे इससे सहमत हूँ, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, वो विभाग तय करेगा। आयोग अपना मंतव्य दे सकता है, नीति निर्धारण में आयोग सिर्फ सुझाव दे सकता है, निर्धारण करना ये विभाग की जिम्मेवारी है। सर जैसे हम लोग को पंचायत में जब बंटवारा होता है राशन को, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है कभी कभी कि कब नहीं, वो लोग हम बांटते हैं। इसीलिए आप जो आपको जो सतर्कता समिति की बात कही गई है आप पढ़िएगा, उसमें इस बात का उल्लेख है, उस बात की जिम्मेवारी है कि आप कैसे आप डीलर से पूरा रिकॉर्ड मांग सकते हैं कि ये दिखाओ कब कब बटा, किसको बटा। तो निगरानी आप, चूंकि देखिए आपकी दुविधा की वजह आप नहीं हैं, दुविधा की वजह जिला प्रशासन है, क्योंकि आप लोगों को सतर्कता समिति के बारे में बताया ही नहीं गया। अगर सतर्कता समिति की जानकारी होती आपको तो आप ये सवाल नहीं पूछ रही होती। अब आप सतर्कता समिति जो आयोग ने किट दिया है उसमें डिटेल से लिखा गया है, आप पढ़िए, आपकी आधी दुविधा का अंत हो जाएगा। थैंक यू सर जी, और कोई है? हाँ सर जोहार, कुजू पंचायत की मुखिया हूँ। थोड़ा माइक थोड़ा, हाँ। कुजू पंचायत की मुखिया हूँ, मेरा नाम पिंकी बारदा है। सर एक सवाल है, जैसे कि डीलर वाला मान के चलिए 1 तारीख से अगर देती है तो सर कितने दिन तक देगी वो लाभुक को? एक मतलब कितने दिनों तक बांटेगा? हाँ बांटेगा। कितने दिन तक बांटेगा, क्या प्रावधान है? समान रूप से किसी भी माह का वितरण करने के लिए पूरे माह का समय दिया जाता है, और विभाग के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसमें कम से कम डीलर को 12 दिन पूर्व हम लोग को खाद्यान्न उपलब्ध कराना रहता है। तो 12 दिन उन लोग के पास रहता है, और किसी कारण से अगर विभाग अगर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में विलंब करती है तो उसके लिए अलग से सूचना अवधि का विस्तार किया जाता है। जैसे अभी आप लोग को अगस्त माह का वितरण हम लोग का लेट प्रारंभ हुआ, खाद्यान्न लेट मिलने के कारण, तो अगस्त माह का वितरण अभी जो है 30 सितंबर तक चलेगा। नहीं सर, ऐसे भी होता ना कि 29, 30, 31 को बांट के फिर बोला जाता कि खत्म हो गया। नहीं, वो देखिए खाद्यान्न उसको हम लोग को 12 दिन पहले तक उपलब्ध कराने का जिम्मेवारी रहता है, तो 12 दिन उन लोग के पास रहता है वितरण करने के लिए। और अगर आप जो कह रहे हैं हम बात समझ गए, अगर ऐसा डीलर कहता है तो वो गलत करता है, उसकी शिकायत कीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। ये अमूमन देखिए क्यों करता है, ये समझिए डीलर ऐसा क्यों करता है। 20-25 तारीख को अनाज आ गया, बोलेगा 5 दिन के बाद आना, 7 दिन के बाद आना, करते करते वो 30-31 तक ले जाता है। 2 दिन 30-31 बांटता है, 10 पीस 50 लोगों को देता है, उसके बाद महीना बदल जाता है, तो उस महीने की पूरा अनाज वो गायब कर देता है। होता यही है। तो ये आप लोगों को शिकायत कीजिए इस बात की, तभी सुधरेगा। जैसे मैंने कहा ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधिए, खाली बिल्ली को देखते मत रहिए, घंटी बांधिए, उठिए और बांधिए घंटी। जी बताइए। जय सर, मैं बाड़ीदा पंचायत से निम्डी प्रखंड से आए हुए हैं, और मेरा प्रश्न है जो बाल विकास पदाधिकारी मैडम से, जो कि पिछले मुखिया ने बोले, और वो जो खाद्यान्न जो मेनू हम लोगों को हर पंचायत में, मतलब हर पंचायत के में हम देख रहे हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी भवन में कोई मेनू का मतलब दिया लेखन होना चाहिए, तब पता चलेगा जब कब के क्या देना है, कब कैसे। नहीं, वही चीज़ मैंने कहा है, वो और ये होना चाहिए। मुखिया जी, आप मुखिया हैं ना? जी। नहीं है तो आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, और क्षमा के साथ पूछ रहा हूँ। जी सर। नहीं है तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? नहीं सर, मैं एक पूछ, अधिकारी को तो करना चाहिए, मैंने अधिकारी को पहले निर्देश दे दिया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने क्या किया? मैं यही कह रहा हूं, अब तक नहीं किए, कोई बात नहीं। नहीं दिखता है, अधिकारी नहीं सुनता है, तो मैंने पहले क्या कहा? बात तो हम सीढ़ी पे मैंने पहले क्या कहा कि अगर समाज के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिला तो समाज आपका खराब होगा, अधिकारियों का कुछ नहीं होगा। जी सर। इसलिए आप अपने फंड से
लोगों को बताइए। मैंने क्या कहा, आप होर्डिंग लगाइए। आयोग ने जो तमाम दस्तावेज दिए वो क्यों दिए कि उसमें सारी योजनाओं की जानकारी है। उन योजनाओं की अधिकारी के स्तर से होर्डिंग लगाने का निर्देश आयोग ने दिया है। मैंने अधिकारी को कहा है कि आप जिला प्रशासन से सहयोग मांगिए, नहीं करेगा तो आयोग विभाग से, सरकार से बात करके इस संदर्भ की प्रयास करेगा। लेकिन आप लोगों से भी आग्रह है, होर्डिंग लगाने में कितना खर्चा होता है? अब तो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया, पहले का जमाना तो है नहीं कि बहुत खर्चा होता है। एक फ्लैक्स बनाने में कितना खर्चा आता है? आप चाहिएगा तो कर सकते हैं कि सिर्फ इच्छा है, इच्छा शक्ति की। जी सर, ये जगाइए, आप भी प्रयास कीजिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ये पूछिए कि क्या हमने योगदान किया, क्या हमने प्रयास किया। आप प्रयास कर लें, नहीं हो तब आप कहें कि हमने तो प्रयास कर लिया, वीडियो ने क्या किया। लेकिन आप भी तो कुछ कीजिए मुखिया जी। जी सर, ठीक। जी, दूसरा प्रश्न है सर, जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी से प्रश्न है। जो पहले ममता भवन, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। मुझे बड़ी पसीना आ रही है, यहाँ पंखे का ये नहीं है, हम पसीना से बहुत, बैठ के नहीं खड़े होकर पंखे के नीचे आ जाते हैं। नहीं कोई बात नहीं, हाँ बताइए। सिविल सर्जन से सर एक प्रश्न है। जो पहले ममता भवन का सेवा दिया जा रहा था लेकिन अभी बंद हो गया। 108 में सर कभी भी हम लोग फ़ोन करते हैं तो कभी बिजी व्यस्त बताते हैं। इतना बड़ा प्रखंड है को हम लोगों को सेवा नहीं मिलता है समय पर। नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, मैंने समझ नहीं पाया। मैं सर पहले ममता वाहन सेवा दे रहा। अच्छा अच्छा, गाड़ी का व्यवस्था अब बंद हो गया, ममता वाहन बंद हो गया। हाँ, बंद हो गया। तो वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम टिप्पणी नहीं कर सकते। ममता वाहन मेरे अधीन नहीं आता है। अच्छा, कुपोषण उपचार केंद्र तक हम सीमित हैं। थैंक यू सर। और इधर है, तभी से बोल रहे हैं सर। पहले माँ बहनों का पहला अधिकार है, उसके बाद आप लोग तो है ही। प्रणाम सर, मैं कुचाई प्रखंड छोटा सेगोई पंचायत की मुखिया हूँ। हमारे पंचायत के अंदर एक चंपत है और चंपत गांव में रायसिंदरी गांव लोगों को भी मिलता है राशन। बहुत बड़ा गांव है, तो वहाँ पंचिंग करने के लिए नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है। वो लोग को पंचिंग करने के लिए 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो भी 1 सप्ताह पहले से ही पंचिंग करेगा, उसके बाद ही राशन मिलता है। तो वो लोग का कहना है कि अगर हम लोग को ऐसे मैनुअल मिले तो थोड़ा सा। नहीं देखिए, मैनुअल हर जगह तो नहीं दिया जा सकता है। मैनुअल अपवाद, इसलिए उसका नाम रखा गया है अपवाद पंजी। ये जो दिक्कत है ये सिर्फ आपके पंचायत की दिक्कत नहीं है, राज्य के कई इलाकों में ये दिक्कत है। तो ये इन दिक्कतों का निवारण सरकार कर रही है। कहीं टावर लगाया जा रहा है, डोंगल स्पेशल लगाया जा रहा है, तो दिखते हैं। लेकिन ये पंचिंग नहीं हो रहा है या नेटवर्क नहीं है तो राशन देने से मना नहीं कर सकता है। जो आपकी शिकायतें हैं ये जरा सा ये लिख लो, कहाँ का है, क्या इसमें कर सकते हो। जी इधर थे कोई, हाँ। जोर सर, मैं कुचाई प्रखंड से ही, मेरा नाम करम सिंह मुंडा, रघुड़ी पंचायत के मुखिया। कि हमारे रघुड़ी पंचायत के जो पीडीएस दुकान है, जो कि तीन मौजा का दूसरे मौजा में राशन मिलता है, जो कि 10 से 12 किलोमीटर दूर पर है। क्योंकि बहुत दिक्कत होती है सिंगल परिवार को जाने में। इसीलिए अगर वहाँ के महिला समिति को पीडीएस दुकान के लाइसेंस दिया जाए तो बेहतर होगा सर। नहीं, लाइसेंस आयोग नहीं दिला सकता है, ना आयोग की इसमें कोई भूमिका है। जी, आपकी अगर किसी लाभुक को अनाज नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। कोई नया डीलर हम नहीं बनवा सकते हैं, यह आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक। दूसरी बात है सर, वही नेटवर्क का बहुत दिक्कत होता है। प्रॉब्लम तो हाँ। उन्होंने कहा, वो समझ में आ गई। कई दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में राशन देने से मना नहीं किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में अपवाद पंजी के माध्यम से राशन दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। हो गया मुझे लग रहा है। धन्यवाद, मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये देखिए उधर, यहाँ उपस्थित सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत जोहार। और मैं छोटा दाना पंचायत के मुखिया देवीलाल सोरेन बोल रहा हूँ। सर, कई दिनों से
अभी जो अगस्त माह का राशन दिया जा रहा है, तो कई दिनों से सवाल उठ रहा है कि हमारे पंचायत में जनता द्वारा कि इस बार जो राशन दिया जा रहा है, पंचिंग जो अगस्त का दिया जा रहा है उसका पंचिंग एक बार होना चाहिए, जबकि दो बार पंचिंग करवा रहा है। ऐसा क्यों सर? क्यों करा रहा है दो बार पंचिंग? नहीं समझ पाए। तो 2 महीने का राशन देगा ना, पंचिंग 2 बार करा रहा है 2 महीने का देगा। तो दे तो रहा है अगस्त का, पंचिंग करा रहा है 2 बार, जबकि एक ही बार दिया जा रहा है राशन, एक ही हाँ। छोटा दाना पंचायत, हाँ छोटा दाना पंचायत। ठीक है, इसकी जांच करवा लेते हैं। जी सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं जिला आपूर्ति पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम के समापन के साथ धन्यवाद ज्ञापन। अब हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम मैं झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज का जो मुखियाओं का संवाद था वो काफ़ी सफल रहा है और आप लोग को काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। साथ में उपस्थित आयोग की माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आपके बीच में काफ़ी बहुमूल्य जानकारी साझा की है। इसके अलावा मंच पे जिला प्रशासन की तरफ से उपस्थित अपर उपायुक्त महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ में मंच पे जितने भी पदाधिकारी उपस्थित हैं सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है और ख़ास करके सरायकेला खरसवां जिले के दूर दराज प्रखंडों के पंचायत से आए हुए हमारे माननीय मुखिया जी, मुखिया भाई बहन सभी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी यहां से आपको दी गई है, साझा की गई है, उसका फ़ायदा जिले के तमाम उन लाभुकों को मिलेगा, उन गरीब वंचित लोगों को मिलेगा। इसी आशय के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अंत में आयोग की ओर से आए हुए जो भी तकनीकी टीम के सदस्य हैं सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हैं और ज़िले के जो पत्रकार बंधु हैं उनको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पूरे दिन में इस कार्यक्रम को जो है कवर करते हुए मुखियाओं के साथ साथ में हमारे ज़िले के और भी लोगों तक इसको पहुंचाने का काम किया है। और इसी धन्यवाद ज्ञापन के साथ में इस कार्यक्रम की माननीय अध्यक्ष महोदय की आदेश के आलोक में जो है समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।